हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अर्जुना जेई 2024 बैच में। उम्मीद करता हूं भाई सब बहुत ही बढ़िया होंगे। केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 17 हम लोग करने जा रहे हैं। अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है, मेरी शक्ल आप लोगों को दिखाई दे रही है, ऑडियो वीडियो अगर सब कुछ ठीक है, तो एक बार फटाफट से थम्स अप कर दीजिए। सेशन को बढ़ाएंगे आगे। बैक बॉन्डिंग हम लोग पढ़ रहे थे, आज उसको खत्म करना है सबसे पहले। हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग, प्रणाम, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हो सब लोग? बढ़िया हो एकदम? हाँ जी, राम राम। सब बढ़िया एकदम। मैं बहुत अच्छा हूं भाई, मैं बहुत ही अच्छा हूं। यस, नमस्कार नमस्कार। आप लोग बताइए। लास्ट लेक्चर नहीं है? अरे मुन्ना, लास्ट नहीं है, आज वाला लास्ट नहीं है, कल वाला होगा लास्ट। आज सेकंड लास्ट लेक्चर है, सेकंड लास्ट। लास्ट कल करेंगे। एकदम मस्त। अरे क्या बात। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो करेंगे, स्टार्ट करें? स्टार्ट करें। यस, आप सब लोग रेडी हैं, तैयार हैं सब लोग? हाँ, आपको लास्ट क्लास में होमवर्क भी दिया गया था ना, होमवर्क भी तो डिस्कस करना है सबसे पहले। फिर कब मिलेंगे? अरे यार, जब तुम कहो तभी मिल लेंगे, ऐसी क्या बात है? हैं? जब तुम कहो तभी मिल लेंगे। कौन से दूर है हम? और वैसे ही वापस तो क्लास होगी ना अपनी, कब? वो जब भी होगी, मतलब खत्म करवाने बैच में ही आऊंगा भाई, तुम टेंशन मत लो। बैच खत्म मेरे ही हाथों होगा सबसे लास्ट में, है ना? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे लास्ट में करेंगे हम लोग। यस, हाँ, तो कोई टेंशन ही नहीं है। चलिए 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 स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब अभी से क्यों मातम बना रहे हो भाई? अभी तो पढ़ लो, कल है लास्ट क्लास, तो हद है मतलब है। आओ 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 आओ, देखें फिर आज क्या क्या करने वाले हैं। देखो जी, सबसे पहले तो जो क्लास में होमवर्क दिया था वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बैक बॉन्डिंग को भैया खत्म करना है आज हमने, है ना? बैक बॉन्डिंग में काफी सारे क्वेश्चंस होमवर्क थे। और फिर उसके बाद ब्रिज बॉन्डिंग, है ना? आज हम लोग एक नया टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो है ब्रिज बॉन्डिंग को खत्म करना। ऑलराइट। और अगर ब्रिज बॉन्डिंग खत्म हो गया तो फिर उसके बाद कोई छोटा मोटा, है ना, छोटा छोटा कोई कॉन्सेप्ट है जो बच गए हैं, है ना, जो बहुत कम काम में आते हैं, उनको भी हम लोग देख लेंगे। यस 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 यस। चलिए आइए, सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। और जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। फटाफट से बता दीजिए इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। यस 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 यस, जल्दी बोलो भाई। अरे मुन्ना जल्दी बोलो। HF has highest boiling point among hydrogen halides because it has, ये जेई मेन 2019 का क्वेश्चन है। HF का कहता है बॉइलिंग पॉइंट सबसे मैक्सिमम होता है। इसका सॉल्यूशन, इसका रीजन आप लोगों को बता रखा था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? कि सर HF के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और बाकी में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। बॉइलिंग पॉइंट जो होता था इट वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अरे सुना सुना लग रहा है कि सुना सुना है भाई, याद है ना ये चीज? और HF में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है आपका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होता है। क्या बात, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आइए, 2016 का एक क्वेश्चन है आपके सामने जेई मेंस का। बताइए फटाफट से क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज फॉल्स? अच्छा, कौन सा वाटर है जो फॉल्स होता है? अच्छा जी, देखो बाकी जो पॉइंट्स है ना, अभी एक बार के लिए आप उसको छोड़ सकते हो कि जो वाटर होता है एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है ना? इसमें पॉइंट्स ये वाला आप अभी छोड़ सकते हो, ऑक्सीडेशन वाटर का। आपसे इनकरेक्ट पूछा है ये वाला, देखो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होना चाहिए। देयर इज एक्सटेंसिव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अबे पगला गए हो, इंट्रामोलिकुलर नहीं होती है वाटर में। वाटर के दो मॉलिक्यूल के बीच कौन सी एच बॉन्डिंग होती है? ये होती है सर इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। यहां कह रहा है इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। सर ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, सरासर गलत है। यस, याद आया? याद आया क्या? बहुत बढ़िया। आगे देखो, ये जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। अरे 3 ई कहां से आगे, 2 ई होते हैं भाई जेई में। तो कहता है रिलेटिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपकी कॉपी में लिखवाया हुआ है।
यस, आयन आयन सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद आयन डाइपोल होगा, और फिर उसके बाद डाइपोल डाइपोल होगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप लोग सब समझदार हो, पढ़ने लिखने वाले बालक हो, ऐसे मैंने सुना है। ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर देते हैं। आइए फिर एक और क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का। इसकी तनख्वाह काटनी पड़ेगी बे, है ना। जे ट्रिपल ई लिख रहा है, मतलब हद है, बताओ। हाँ जी, देखो क्या कह रहा है, वो मैच द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन कॉलम ए विद द डिस्टेंस डिपेंडेंस। ओ भाई यार, ये कॉपी का क्वेश्चन है यार। अरे भाई ये कॉपी का क्वेश्चन है यार, क्या करें इसमें, बताओ कौन से ऑप्शन पे टिक कर दें। सर आयन आयन जो होता था सर, वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था 1/r। सर डाइपोल डाइपोल जो था वो था r³। सर ये था 1/r6। तो सर ये मैच करेगा p के साथ, ये मैच करेगा r के साथ, और ये मैच करेगा s के साथ। कौन से ऑप्शन में है सर? ये ऑप्शन नंबर डी में। खत्म। देख रहे हो तुम कितने आसान क्वेश्चन है भाई। देखो ये जेईई के क्वेश्चन है, बताओ, हद है ना। और आओ जेईई का 2015 का कर लो एक क्वेश्चन। द इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन दैट इज डिपेंडेंट ऑन द इनवर्स क्यूब ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी। कौन सा होता है जो r की इनवर्स क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है? सर ऐसा होता था, ऐसा कौन सा होता था बताइयो, है भाई। अरे कौन से पे टिक करें? अरे बोलो बोलो बोलो, कौन से ऑप्शन पे टिक किया जाए? सर लंदन फोर्स तो नहीं होता था सर, लंदन फोर्स r⁶ होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ सर हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह का। सर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/r³ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस 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 बस। अरे तुम समझदार हो भाई, तुम समझदार हो, एकदम जोरदार, है ना। ये वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। अच्छा, कल वाली जो तुम्हें क्लास मिली थी संडे वाली, संडे या सैटरडे जब भी मिली होगी, उसको रिवाइज तो कर लिया ना आप लोगों ने, है भाई। अरे रिवाइज क्या मतलब, पढ़ा तो है ना, उसको देखा तो है ना। पता चले कि बोले वो तो सर एक्स्ट्रा क्लास थी, हमने एक्स्ट्रा समझ के छोड़ दिया, हमें तो एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं, है ना। जो हमें मिल रहा है वही हम लोग समेट लें, वही हजम कर लें, है ना। वही हमारे लिए तो बहुत बहुत है सर, वही काफी है हमारे लिए, तो हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, है ना। अरे भाई क्लास व्लास कर लिए हो ना तुम, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट बताए हुए उसमें, बहुत जबरदस्त वाले। यस, हाँ वो देख लेना, उसको मिस नहीं करना है, वो बहुत गलत हो जाएगा अगर मिस किया तो। यस, हाँ चलो चलो आओ। देखो जी, सर हमने बैक बॉन्डिंग पढ़ा था। बैक बॉन्डिंग जो था उसका आपको कंडीशन बता दिया गया था, है ना। बैक बॉन्डिंग की कंडीशन याद है आप लोगों को? अरे याद है ना, क्या होता था, एक एटम होता था ए मान लो, उसके पास होना चाहिए सर एक वैकेंट ऑर्बिटल, और इसके साथ में होता है एक बी, इसके पास होना चाहिए सर एक लोन पेयर, है ना, एटलीस्ट वन लोन पेयर। इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ए और बी के बीच पहले से ही एक बॉन्ड फॉर्म हो रखा है, तो वैकेंट ऑर्बिटल में ये अपने लोन पेयर दे देगा। ये दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लेंगे, है ना, और ये पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को आप लोग कहते थे बैक बॉन्डिंग। यस, हाँ। तो अब बैक बॉन्डिंग की आप लोगों को कंडीशन भी बता दी गई थी कि बैक बॉन्डिंग, इसमें देखो कुछ छोटे छोटे पॉइंट लिखे थे कि एक इंट्रामोलिकुलर लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। यस, और इसमें पार्शियल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कंप्लीट पाई बॉन्ड नहीं होता, पार्शियल पाई बॉन्ड होता है। यस, और एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो है भाई। अरे इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है? बी दे रहा है ना। तो हम लोग कहते थे सर बी जो है वो कौन है? जो देता है वो डोनर होता है, जो लेता है वो एक्सेप्टर होता है। यस, तो ये हो गया डोनर और ये हो गया एक्सेप्टर, ठीक है ना। अच्छा, टाइप दो तरह के होते थे ना, जल्दी से बताओ कितनी टाइप बताई गई थी? यस यस यस, कितनी टाइप थी सर? दो तरह की होती थी। पहला पी पाए बैक बॉन्डिंग, और दूसरा होता था सर पी पाए बैक बॉन्डिंग, ठीक है ना। ये दो तरह की टाइप थी जो हम लोगों को पढ़नी होती है। क्लियर? याद है? क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और इसकी आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स भी बताई गई थी, है ना। क्या रिक्वायरमेंट होती थी सर? सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती थी एक एटम के पास होना चाहिए लोन पेयर, सारी दुनिया जानती है। दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए? वैकेंट ऑर्बिटल, ये हमें पहले से पता है। और जो एटम्स की साइज है ना भाई, वो छोटी होनी चाहिए। देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है सर? हो रहा है कुछ ऐसा कि ये जो दोनों एटम्स हैं, इनके ये जो ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर रहे हैं सर? ओवरलैप कर रहे हैं। अरे भैया ओवरलैपिंग तो अच्छी तभी होगी ना जब साइज छोटी होगी। याद है आप लोगों को एक टर्म बताई गई थी आप लोगों को, n1 + n2 की वैल्यू कम होगी तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। बोलो बोलो बोलो, याद है ना? याद है ये चीज?
है ना। तो एटम्स की साइज जो है वो छोटी होनी जरूरी है। मैंने आप लोगों को बोला था, मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी, क्या बोली थी सर? ये चीज बोली थी कि जैसे मान लो 2p पाई पॉसिबल है। यस, बताया गया था। 2p पाई 3p पाई भी पॉसिबल है, बिल्कुल ये वाली भी पॉसिबल है। अच्छा 2p पाई 3d पाई भी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन भैया 3p पाई 3d पाई सर यहां पर आके मुश्किल हो जाती है। यस, क्योंकि साइज काफी बढ़ गई, यहां पर इफेक्टिव नहीं होती बेटा। 3p पाई है ना, ये वाली बैक बॉन्डिंग भी इफेक्टिव नहीं होती है ना। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बहुत ही कम होता था, उस बैक बॉन्डिंग को आप लोग इफेक्टिव नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। क्लियर है? समझ में आया? यस, मतलब दोनों एटम में से एक एटम तो सेकंड पीरियड का, दूसरा सेकंड या थर्ड का हो सकता है। मतलब एक्सेप्टर और डोनर दोनों थर्ड पीरियड के नहीं हो सकते, लफड़ा हो जाएगा है ना, क्योंकि साइज काफी बढ़ गई जाएगी। अच्छा, इस पे मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे, याद है मुन्ना? इस पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे, याद है ना ये चीज? कि आपको यह बताना था कहां कहां पर बैक बॉन्डिंग होती है और कहां नहीं होती। जहां होती है तो सर वहां कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी, यह हम लोगों को डिस्कस करना था, है ना। तो आज सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। अच्छा जल्दी से बताओ, ये BF3 वाला तो एग्जांपल दे ही दिया था मैंने लास्ट क्लास में, BF3 तो समझाया था ना। अरे बोलो यहां पर कौन सी बैक बॉन्डिंग हो रही है? सर बोरोन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो है 2p, और फ्लोरीन तो वैसे ही 2p। सर ये 2p पाई बैक बॉन्डिंग थी, बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी सर, कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, ये हो जाएगी सर, बहुत बढ़िया। अच्छा यहां पर सर बोरोन के पास 2p ऑर्बिटल खाली है, और जो आपका क्लोरीन होता है सर उसका लोन पेयर किस में रखा होता है? 3p में रखा होता है। अरे बोलो ना यार, क्लोरीन का जो लोन पेयर है भाई, क्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। यस, तो सर ये वाली जो बैक बॉन्डिंग है ना, ये है सर 2p पाई 3p पाई। यस सर, ये भी हो जाएगी सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहां आइए, AlF3 में होगी क्या बैक बॉन्डिंग? क्या लगता है आप लोगों को? AlF3 में होगी क्या? अरे जल्दी बोलो, AlF3 में बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? सबसे पहले तो ये बताओ, अभी पता लगेगा तुम्हारा। हाँ यस 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 यस, जल्दी बोलो, बोलिए 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 बोलिए, होगी क्या? नहीं नहीं, क्यों क्यों? अरे क्यों नहीं होगी? अरे क्यों नहीं होगी मुन्ना? क्योंकि सर ये तो आयोनिक कंपाउंड होता है सर, आयोनिक है सर, ये Al3 प्लस 3F माइनस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। और आयोनिक कंपाउंड में बैक बॉन्डिंग नहीं होती, वो कोवलेंट में होती है सर। ये धोखा था, धोखा है ना, मैंने तुम्हें धोखा दिया है ना, ये मैंने तुम्हें धोखा दिया भाई, इसके लपेटे में आ गए तुम लोग, कई लोग आगे इसके लपेटे में, है ना। आओ देखिए यहां पर होगी क्या? सर यहां पर देखो आयनिक तो है नहीं, AlCl3 तो कोवेलेंट है सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एल्यूमिनियम है सर, इसका थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसका वैकेंट ऑर्बिटल है 3p पाई, और यहां पर क्लोरीन का वैकेंट ऑर्बिटल 3p, फिल्ड ऑर्बिटल 3p है सर। 3p में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, तो लास्ट वाले में पॉसिबल नहीं हो सकती। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आई? अरे बोलो यस यस, दोनों थर्ड पीरियड के ना, दोनों थर्ड पीरियड के हैं, इस वजह से यहां तो बैक बॉन्डिंग वैसे ही पॉसिबल नहीं है। यस, दोनों थर्ड के नहीं होने चाहिए थे, है ना, एक तो सेकंड का होना जरूरी है। क्लियर? आगे आओ, और एग्जांपल कौन से थे? इधर आओ, देखो SiF4 है ना, SiF4 सर, सिलिकॉन जो है इसमें कौन सी बैक बॉन्डिंग है? जल्दी से बताओ, है ना, इसमें कौन सी बैक बॉन्डिंग है? जल्दी से बताओ। यस यस यस, इसमें कौन सी? अरे कोवेलेंट इसलिए है मुन्ना, कोवेलेंट इसलिए है मुन्ना क्योंकि एनायन की साइज बढ़ गई है। याद है, एनायन का साइज जितना ज्यादा होता था, एनायन का साइज जितना ज्यादा, उसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता था। याद आया क्या तुम्हें? यहां पर एनायन का साइज कम है, इसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर काफी कम है। समझे समझे समझे? हाँ मुन्ना, समझे? यस, हाँ सर, आ गया समझ में। आइए अब देखो, SiF4 की हम लोग बात कर लेते हैं, है ना, SiF4 की हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहली चीज सिलिकॉन आपका थर्ड पीरियड का मेंबर, देखो कार्बन सिलिकॉन है ना, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का मेंबर है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल थर्ड शेल में रखा होगा। और जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो लोन पेयर है सर, वो तो 2p में होता है। यस, ये कौन से में होता है बेटा? इसका लोन पेयर होता है 2p में। अब बात यह आती है कि सिलिकॉन का कौन सा ऑर्बिटल है जो खाली है, जो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व कर रहा है ना। देखो आप पता कैसे लगा, पता लगाओगे आप,
बताओ आप कैसे पता लगाओगे? आप बोलोगे सर सिलिकॉन फोर्थ पीरियड का सॉरी कार्बन फैमिली का मेंबर है, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सर इसने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले रखे हैं, तो सर सिलिकॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कौन सा होगा? sp3 होगा। अरे बोलो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। मतलब इसका 3s और 3p ये ऑर्बिटल बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ रखे हैं, तो इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो कौन सा बचा? 3d बचा कि नहीं बचा? भाई p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और तीनों के तीनों ऑर्बिटल ही इंटरमिक्स हो गए। इधर चेक करो, तीनों के तीनों ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो गए, तभी तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ है। ओ अच्छा, इसका मतलब सर इसका जो 3d ऑर्बिटल है वो खाली है, और सर इसमें बैक बॉन्डिंग अगर होगी तो वो होगी देने वाले को पहले लिखते हैं। मैंने बोला था ना, देने वाले को पहले, देने वाला कौन है? भगवान, ऊपर वाला है ना, वो सबसे ऊपर है ना, तो उसको पहले लिखा जाता है। तो देने वाला कौन है? फ्लोरीन, तो इसको आप ऐसे लिखोगे 2p पाई 3d पाई। यस सर, इसमें बैक बॉन्डिंग होगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? सर यहां पर देखो, इसका वैकेंट ऑर्बिटल है 3d और इसका लोन पेयर रखा है 3p में। सर यहां दोनों ही थर्ड पीरियड के हैं, सर यहां बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है सर, नहीं है, नहीं है। यस, यहां आइए, यहां आइए, फ्लोरीन का लोन पेयर रखा है कौन से में? फ्लोरीन का लोन पेयर रखा है सर 2p ऑर्बिटल में, और बेरिलियम तो सेकंड पीरियड का मेंबर है, सर इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी कौन सा है? 2p है ना, 2p खाली पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर यह है 2p पाई बैक बॉन्डिंग, और इसको होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हो जाएगी? बताइए, हो जाएगी क्या? क्यों नहीं होगी? अरे भाई क्या आप बात कर रहे? हाँ, SiCl4 में नहीं होगी ना? हाँ, इसकी बात कर रहे हो क्या? इसमें तो हो जाएगी ना भाई। हाँ, यहां आओ, देखो इसका वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा बेटा? 2p। इसका लोन पेयर किसमें? 3p में। सर 2p 3p तो बहुत बढ़िया बात है, 2p पाए 3p पाए, कोई दिक्कत नहीं है, ये बैक बॉन्डिंग बड़े आराम से पॉसिबल है। यस यस, आ रहा है, मजा आ रहा है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? यस यस बेटा, कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? ये बैक बॉन्डिंग हो गया। आज मैं आपको ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा। इससे ना लोग भागते हैं, इससे दूर भागते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है ना, उनको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। क्लियर? क्लियर है ना, है ना, है ना? ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ देखो बेटा, आयोनिक, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर ये आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। बेरिलियम जो होता है ना, बेरिलियम, सुनो सुनो सुनो, हाँ हाँ सुनो सुनो, देखो बेरिलियम हालांकि सेकंड ग्रुप का मेंबर है, लेकिन बेरिलियम में परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है। बेरिलियम जो भी कंपाउंड्स बनाता है, आगे जाके हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे ना, जब मैं आपको वापस पढ़ाने आऊंगा ना, तब मैं आपको एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाऊंगा, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग लिखेंगे कि जो बेरिलियम होता है उसकी प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के सिमिलर होती है। वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। याद आया क्या कुछ डायगोनल रिलेशनशिप? अरे ऐसा नाम सुना सुना लग रहा है, डायगोनल रिलेशनशिप, याद आया नाम? तो बेरिलियम जो होता है वो मैग्नीशियम के जैसा, सॉरी एल्यूमिनियम, हद है, मतलब देख रहे हो आप भी बोलोगे सर क्या भांग वांग खा के आए हो क्या? लिथियम, बेटा लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है? मैग्नीशियम के साथ। और बेरिलियम किसके साथ करता है? एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है ना? तो ये जो आपका एल्यूमिनियम होता है, ये जो बेरिलियम होता है, इसके कंपाउंड्स में परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर काफी हाई होता है ना, और इसको आगे चल के हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल भी नहीं बोलते इसी रीजन की वजह से, है ना। तो उसको हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए लिख लो, है ना, अभी के लिए मान लो भैया, मान लो ऐसे होता है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर? तो सर इसमें हो जाएगी, ठीक है जी। और देखो आगे चलो भाई, इधर आओ, देखो बेरिलियम के पास लोन वैकेंट ऑर्बिटल है सर, बिल्कुल है, 2p ऑर्बिटल वैकेंट है, लेकिन पड़ोसी के पास लोन पेयर होना चाहिए। सर यहां तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो देगा कहां से? है भाई, इसके पास वैकेंट है, वेट कर रहा है कि पड़ोसी इसको देगा। पड़ोसी बोलेगा सही मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कहां से दूं? वो तुमने कहावत सुनी है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, है ना। तो ये उसी की तरह है, ये ना तो नहा सकता है ना निचोड़ सकता है, इसके पास कोई लोन पेयर वगैरह प्रेजेंट नहीं है, तो सर इस वजह से यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। इधर आओ, बेरिलियम का लोन वैकेंट ऑर्बिटल है 2p। क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है क्या? बिल्कुल होता है, और नाइट्रोजन तो सेकंड पीरियड का मेंबर है, तो इसका लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में रखा है? 2p ऑर्बिटल में रखा है। यस, तो सर यहां बैक बॉन्डिंग बहुत जोरदार हो जाएगी सर, 2p पाए बैक बॉन्डिंग, आप इसको टिक कर सकते हो। यस यस यस, आइए देखो H3BO3 का एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। H3BO3, कोई कह रहा सर नहीं सुना, अरे कोई बात नहीं, अब तो सुन लिया, अब तो सुन लिया बस।
हाँ बस बस इसको याद रखना। लेकिन देखो एग्जाम्पल हमें बहुत सारे पता होते हैं ना, लेकिन सही टाइम पे सही एग्जाम्पल निकलना, ऐसे ऐसे मतलब संयोग बहुत कम ही बन पाता है ना, जैसे अभी बन गया एकदम से। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं दिमाग में, लेकिन एकदम से स्ट्राइक करना ना वो बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी नहीं हो पाती है ना। अभी हो गया मतलब एकदम से एकदम फिट बैठा है एग्जाम्पल, है ना। आओ देखिए जरा, H3BO3 जो होता है ना बेटा, H3BO3 की शक्ल दिखने में ऐसी होती है। देखो H3BO3 जो होता है ना वो ऐसा होता है बेटा, है ना, ऐसा होता है ऐसा। H3BO3 कैसा होता है, इस तरह का। यस, अब देखो जो बोरोन है बेटा, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है कौन सा, 2p, और ऑक्सीजन जो पड़ोसी एटम है इसके पास भी लोन पेयर रखा है किसमें, 2p में। तो क्या सर यहां पर बैक बॉन्डिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 2p पाए बैक बॉन्डिंग होने से कोई भी नहीं रोक सकता, बहुत बढ़िया बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ना। अरे बोलो ना, ये समझ में आ गया ना। ये वाला एग्जांपल थोड़ा सा ध्यान रखियो, बहुत सारे लोग सोच नहीं पाते इसके बारे में, स्ट्रक्चर नहीं बना पाते। हमें सिर्फ ये सोचना है, बोरोन होता है वैकेंट ऑर्बिटल 2p में होगा, और इसका ऑक्सीजन का लोन पेयर 2p में। एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल, दूसरे के पास लोन पेयर, यही तो चाहिए हमें, और जो चाहिए वो मिल जाए। बताओ और क्या चाहिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो भाई, आगे बढ़ो, है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है दादा, आगे चलो। नेक्स्ट एग्जांपल ये रहा बेटा, इसको इसका नाम बताऊं क्या, इसका नाम है ट्राइमिथाइलमाइन। क्या बोला जाता है इसको, कई बार नाम दे देता है वो, है ना, तुम कंफ्यूज नहीं हो जाना, कंफ्यूज आना मत। इसका नाम क्या बेटा, ट्राइमिथाइलमाइन, है ना। CH3 को मिथाइल बोला जाता है, यस यस, ट्राइमिथाइलमाइन, है ना, ये इसका नाम है, ये ध्यान रखना इसका। क्या यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी क्या, सर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कार्बन बोलेगा भाई मैं तो 4 बॉन्ड बना रहा हूं। ये ऐसा है, देखो ये ऐसा है, नाइट्रोजन है और उससे 3 CH3 जुड़े हुए, देख रहे हो, एक CH3 ये रहा, और नाइट्रोजन से एक CH3 ये जुड़ा हुआ है, और एक CH3 ये जुड़ा हुआ है। कार्बन बोलेगा भाई मेरे औकात 4 बॉन्ड बनाने की है, अब मेरे पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। यस, तो ना तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन इसका पड़ोसी जो एटम है कार्बन, सर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, और वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तो इस केस में कोई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। क्लियर, बोलो बोलो बोलो, अरे समझ में आई मेरी बात, नहीं होगा ना, यहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अच्छा यहां देखो सर, यह ट्राइसिलाइन अमाइन है ना, इसका नाम क्या है, ट्राइसिलाइल अमाइन। यस, ट्राइसिलाइल अमाइन, ठीक है ना, इसका नाम याद रखियो, सिलाइल अमाइन, एल आएगा, एल, ठीक है, ट्राइसिलाइल अमाइन, ठीक है ना। सिलाइल बोला जाता है बेटा SiH3 को। यहां पर बैक बॉन्डिंग होगी क्या, सर यहां हो जाएगी कैसे, अरे मुन्ना देख 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 सुना, यहां पर भी बहुत सारे लोग ना, यहां पर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहां पर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिलिकॉन है, देखो सिलिकॉन कितने बॉन्ड बना रहा है बेटा, यहां पर देखो नाइट्रोजन है और उससे SiH इस तरह से, है ना। तो ये एक नाइट्रोजन ये रहा SiH है ना, और एक सिलिकॉन ये रहा SiH। अब अगर मैं तुमसे पूछूं वापस वही केस कि Si का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आप बोलोगे सर सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ही इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले रखे हैं। इसका मतलब सर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका मतलब इसके जो 3p इलेक्ट्रॉन्स है, 3p ऑर्बिटल है, वो तो हाइब्रिडाइजेशन में काम में आ चुके हैं। तो इसका कौन सा ऑर्बिटल खाली है, वैकेंट कौन सा है इसका, सर इसका वैकेंट होगा 3d। भाई 3s और 3p ये तो हाइब्रिडाइजेशन में काम में आ गए, सर वैकेंट कौन सा है, 3d है, सर इसका वैकेंट कौन सा, 3d, है ना। तो देखो नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में, 2p में, और सर इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो है 3d। तो सर देने वाले को पहले लिख दो, देने वाले को पहले लिखो, 2p पाए 3d पाए, बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बताइए क्लियर है दादा, एक बार हाना में जवाब दे दो कि सर एकदम सब समझ में आ गया, यहां तक जितना आपने बताया है एकदम जोरदार ढंग से समझ में आ गया। एक बार फटाफट थम्स अप कर दो, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। यस यस यस, ठीक है दादा, फटाफट ये काम कर दो। देखिए कोई कह रहा है सर ऐसा पिछले वाले में नहीं कर सकते, मुन्ना पिछले वाले में कार्बन है, कार्बन सेकंड पीरियड का मेंबर है, और सेकंड पीरियड के पास, सेकंड जो पीरियड का कोई भी एलिमेंट होता है ना, उसके पास 3d ऑर्बिटल नहीं होता। यस, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गई बात, अरे क्या बात लड़कों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात। आइए अब बैक बॉन्डिंग ना, बैक बॉन्डिंग एक छोटी सी कंडीशन और है। देखो बैक बॉन्डिंग की एक छोटी सी कंडीशन और है, वो आपके सामने लिखी है ना। बैक बॉन्डिंग की एक छोटी सी कंडीशन है, छोटी सी, ये वाली कंडीशन एकदम
अलग तरीके की है। इस पे क्वेश्चन ना मतलब एडवांस में इस तरह का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। मेंस में तो जो हम लोगों ने पढ़ा है ना उसी से हो जाएगा। मेंस वाला तो बहुत आसान आता है ना। यहां पर ये वाला जो पॉइंट है ना इसको थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना आपको। कंडीशन नोट में एक पॉइंट लिखा गया, नोट में जो पॉइंट लिखा गया वो क्या पॉइंट लिखा गया देखो मैं आपको समझाता हूं। कार्बन है और उसके पड़ोस में 3 क्लोरीन है ना, CCl3 माइनस ऐसे लिखा गया। क्या लिखा गया? CCl3 माइनस है ना। देखो ये कार्बन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन है ना। कार्बन के पास है नेगेटिव चार्ज। यस, कार्बन के पास है नेगेटिव चार्ज। अगर कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब कार्बन जो है वो डोनर हो जाएगा। ये बोलेगा भाई आज मैं भी दूंगा इलेक्ट्रॉन। यस, ये कौन सा एटम है बेटा? डोनर है। अच्छा, क्लोरीन के पास लोन पेयर भी है, बहुत अच्छी बात है। और क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है क्या? जल्दी बोलो। क्लोरीन के पास क्या है बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल भी है। ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्लोरीन का वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है? कौन सा ऑर्बिटल खाली है क्लोरीन का? जल्दी बताइयो, जल्दी बोलो दादा। क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल खाली है? जल्दी बोलिए। यस यस यस, क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल खाली है? यस, आप बोलोगे सर लिख दो ना, अब हमें पता है इसका 3D ऑर्बिटल खाली है। इसका कौन सा ऑर्बिटल खाली है? 3D ऑर्बिटल खाली है। यस, बहुत बढ़िया। 3p नहीं 3D खाली की पूछ रहा हूं। 3p में तो लोन पेयर रखा गया है। हाँ, 3p में तो लोन पेयर रखा हुआ है इसका। अब देखो हो क्या रहा है, क्लोरीन जो ये डोनर है और इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, 3D खाली है। अच्छा, अगर ये खाली है इसका मतलब ये एक्सेप्टर की तरह काम कर सकता है। यस, ये एक्सेप्टर की तरह काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर। एक्सेप्टर एटम है ना, ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। लेकिन क्लोरीन बोलेगा मैं क्यों लूं? भाई क्लोरीन को कोई ये भी तो सोच सकता है ना सर क्लोरीन लेगा क्यों? यहां देखो क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना। और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। तो अगर ऐसा केस है कि जो एक्सेप्टर एटम है उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और उसके पास लोन पेयर भी है। सुनो मेरी बात अच्छे से, ये केस किस काम में कब काम में आ रहा है? ऐसा केस हमने नहीं पढ़ा अभी। ये केस कब है? जब एक्सेप्टर एटम कंटेन्स लोन पेयर एंड ऑक्टेट ऑफ एक्सेप्टर एटम इज कंप्लीटेड। एक्सेप्टर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और एक्सेप्टर एटम का जो एक्सेप्टर एटम है उसके पास क्या रखा गया बेटा? लोन पेयर भी रखा गया है। इस केस में बैक बॉन्डिंग इज इफेक्टिव। बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव तभी है, कब इफेक्टिव होगी? व्हेन द एक्सेप्टर एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन द डोनर एटम। अगर आपका एक्सेप्टर इस डोनर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तभी आप बोलोगे बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव होगी, नहीं तो बैक बॉन्डिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो यहां पर देखो ज्यादा एटम है हमारा कौन? कार्बन। यस, और एक्सेप्टर कौन है? क्लोरीन। और सारी दुनिया जानती है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो अगर ऐसा केस हो कि एक्सेप्टर एटम का लोन पेयर है, एक्सेप्टर एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है और एक्सेप्टर एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डोनर से ज्यादा है, उस केस में बैक बॉन्डिंग हो जाएगी, नहीं तो बैक बॉन्डिंग उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना। ये बहुत ही बढ़िया सा केस है, इसको आप लोग अलग से याद रखें, इसको ध्यान रखें, है ना। बाकी नॉर्मल वाले केसेस में तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है ना। भाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होगी ना तभी क्लोरीन बोलेगा ठीक है यार मैं ले लेता हूं ना इसके इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन क्या बोलेगा? क्लोरीन का पेट तो भरा हुआ है ना। अब खुद सोचो ना यार, क्लोरीन का पेट भरा हुआ हो है ना, आपको खाना नहीं खाना, पेट आपका भरा हुआ, लेकिन सामने अगर एकदम लाजवाब खाना हो है ना, ऐसा खुशबू सी आ रही हो जोरदार, आपके मुंह में लार टपकने लगेगी है ना, और तुम लोग बोलोगे यार चलो कोई बात नहीं, पेट तो भरा हुआ है लेकिन फायदा ही तो हो रहा है, कोई बात नहीं है ना, खाना बढ़िया है तो खा ही लेते है ना। और वहीं पर मान लो खाना जोरदार ना हो सामने रखा हुआ है ना, तो आप बोलोगे नहीं यार मेरा पेट भरा हुआ है ना, मैं नहीं खा रहा। तो यहां पर वही चीज है, क्लोरीन बोलेगा ठीक है मेरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो मैं कार्बन से खींच सकता हूं ना इलेक्ट्रॉन, चलो खींच सकते हैं तो फिर कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन ले ही लेते हैं, बैक बॉन्डिंग हो ही जाएगी। यस यस यस, समझ में आई मेरी बात। लेकिन उल्टा नहीं होगा है ना, अगर मान लो इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती तो ये बोलता यार मेरा ऑक्टेट तो कंप्लीट है ना, और मेरी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, मैं इससे इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, तो मैं बैक बॉन्डिंग नहीं कर पाऊंगा। क्लियर? ठीक है, समझ में आई क्या दादा? यस यस यस, चलो इसको नोट करो, और अगर नोट हो जाए तो डन लिखियो फटाफट से। फिर आगे चलते हैं और हम लोग बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग की। फटाफट से एक काम कर दो बेटा, अगर नोट कर लिया हो तो डन लिख देना, और बेटा स्पैमिंग तो बिल्कुल नहीं करनी, कोई बर्थडे कोई एनिवर्सरी नहीं है, ये काम बिल्कुल मत करो,
हाँ, ये काम बिल्कुल मत करो, ये बहुत गलत बात है ना। डन 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 डन, नोट कर लिया सबने, लिख लिया सबने, पक्का। आगे चलूं मैं? यस, सोच लो। हाँ, सोच लिया है, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग बेटा बात करते हैं किसकी, हम लोग बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग, है ना। इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग, इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो लिखता है इफेक्ट्स में मैं कुछ 3-4 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं, इफेक्ट्स में मैं कुछ 3-4 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। देखो देखो, मैं आपके सामने 2 एग्जांपल लिखने वाला हूं, है ना। एक मैंने लिखा है BF3, यस, और दूसरा लिखा है मैंने BF4 माइनस, है ना। ये 2 एग्जांपल लिखे हैं, ठीक है। हम लोगों ने बात करी थी कि जो बोरोन है बेटा, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यस, तो इसका एक जो ऑर्बिटल है 2p वो है वैकेंट, है कि नहीं है भाई। sp2 मतलब इसका एक ऑर्बिटल खाली बचा हुआ है ना, इसका एक ऑर्बिटल खाली बचा हुआ है ना, यस, एक ऑर्बिटल खाली बचा है, वो है वैकेंट ऑर्बिटल। तो बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल था और फ्लोरीन के पास लोन पेयर था, तो इस वजह से फ्लोरीन के पास लोन पेयर था, इस वजह से सर यहां पर क्या हो गया था, बैक बॉन्डिंग हो गई थी। याद है सर, यहां पर क्या था, बैक बॉन्डिंग था कि नहीं था सर, यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। यस, यहां आओ सर, बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनस आते ही 4 आ गया सर, और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले रखे। जल्दी से बताओ BF4 माइनस में बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और क्या बोरोन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? जल्दी बोलो, क्या बोरोन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? जल्दी बोलो दादा, यस यस यस, जल्दी चलो। आप बोलोगे सर हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा sp3, है ना। p में सर 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों के तीनों ऑर्बिटल यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में काम में आ रखे हैं सर, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। याद आया सर, बोरोन के पास कोई नो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, नो वैकेंट ऑर्बिटल। कोई बोलेगा सर d ऑर्बिटल तो खाली है ना इसका, अबे अकल के अंधे, बोरोन तो सेकंड पीरियड का मेंबर है, इसके पास d ऑर्बिटल है ही नहीं, d ऑर्बिटल तो थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो अब अगर यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो सर यहां बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, यस, यहां बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, या फिर मैं ऐसे लिख दूं बॉन्ड एनर्जी है ना, बॉन्ड एनर्जी कौन से बॉन्ड की ज्यादा होगी? अगर तुमसे क्वेश्चन पूछे BF बॉन्ड एक BF3 में है और BF बॉन्ड जो कि BF4 माइनस में है, जल्दी बताओ कौन सा बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड कहां पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? यहां पर देखो BF4 की अगर मैं बात करूं, BF4 की तो ये बस ऐसा पड़ा रहेगा, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, और ये BF4 माइनस इस तरह से पड़ा रहेगा। यहां पर पूरा का पूरा सिंगल बॉन्ड है, लेकिन BF3 में क्या हो रहा है सर, सिंगल तो है ही और एक एडिशनल पाई बॉन्डिंग हो रही है। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से ये जो बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड है सर, इसमें मजबूती आती है सर। यहां पर एक एडिशनल बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन सा? बैक बॉन्ड। यस, ये एडिशनल पाई बॉन्ड प्रेजेंट है BF3 में, यहां पर एक नॉर्मल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसी वजह से BF3 में जो बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड है सर, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? यस, हाना में जवाब देना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हुई? यस यस यस। और अगर इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो बॉन्ड लेंथ होगा वो जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाएगा। बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ BF3 में कम होगी और बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ BF4 माइनस में ज्यादा होगी। क्लियर हुआ क्या? मुझे बताओ। यस यस, क्या ये बात सही है ना? तो हमेशा क्या होता है, बैक बॉन्डिंग की वजह से लीड्स टू इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना। बॉन्ड ऑर्डर हमेशा बढ़ता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ती है, इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी बढ़ती है, एंड डिक्रीज इन बॉन्ड लेंथ बिटवीन द पार्टिसिपेटिंग एटम्स, है ना। बॉन्ड लेंथ हमेशा डिक्रीज करता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस यस यस, जल्दी से बताइए। अरे बोलो दादा, क्लियर है? समझ में आ गया ना? तो जब भी बैक बॉन्डिंग होगी, जब भी बैक बॉन्डिंग होगी, हमेशा बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। इस बात को आप याद रखें। क्लियर है? तो फटाफट से नोट करें, और अगर नोट हो जाए तो आप डन लिख दें, फिर इफेक्ट में आगे चलते हैं। यस, फिर उसके बाद हम लोग इफेक्ट में आगे चलते हैं। बताइए, जल्दी से नोट कर लें और बता दें कि सर हो गया डन। यस 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 यस, क्लियर है? नोट करो, नोट करो फटाफट। हाँ जी, हाँ जी,
हुआ क्या? हाँ, थोड़ी स्पीड तेज रखियो भाई आज, है ना, थोड़ी सी स्पीड तेज रखें, क्योंकि आज हमें बैक बॉन्डिंग तो खत्म करनी है, और साथ साथ इसके साथ साथ जो अगला वाला टॉपिक है ब्रिज बॉन्ड, वो भी खत्म करना है ना। ब्रिज बॉन्ड वैसे छोटा सा टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा कुछ काम भी नहीं आएगा। हाँ, मतलब काम आने वाली जगह आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा लिमिटेशन, मतलब वो नहीं है, इसका एक्सटेंसिव पार्ट नहीं है। हो गया, डन। अच्छा देखो, सिमिलर क्वेश्चन ही ये भी पूछा जा सकता था आपसे, सिमिलर क्वेश्चन ही ये पूछा जा सकता था कि एक दे रखा है BOH होल थ्राइस, है ना, और एक दे रखा है BOH 4 माइनस, बिल्कुल सेम रीजन है ना, बिल्कुल सेम रीजन है, बिल्कुल सेम रीजन है। यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है सर, BOH होल थ्राइस मतलब H3BO3 की बात कर रहा है ना, H3BO3 लिख दो या BOH होल थ्राइस लिख दो, एक ही बात है सर। ऑक्सीजन के पास तो है लोन पेयर, और बोरोन के पास सर एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है, क्योंकि बोरोन यहां पर 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा बेटा क्या होगा, sp2 होगा। इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहां पर बोरोन और इस ऑक्सीजन के साथ बीच में क्या हो जाएगी सर, हो जाएगी बैक बॉन्डिंग। यस, यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है बेटा, बैक बॉन्डिंग इज पॉसिबल। लेकिन यहां देखिए BOH 4 माइनस, बिल्कुल सेम रीजन है, बिल्कुल सेम रीजन है। बोरोन जो है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, और बोरोन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, अगर वो 4 बॉन्ड बना रहा है तो उसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। यस, मैं कह सकता हूं ऐसे, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है तो सर यहां तो बैक बॉन्डिंग ना ही हो पाएगा, यहां तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। यस, नहीं हो पाएगा, अरे बोलो ना यार, नहीं हो पाएगा ना। तो अगर बैक बॉन्डिंग नहीं है तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि बॉन्ड ऑर्डर किसमें, कौन से बॉन्ड का, बोरोन ऑक्सीजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर BOH होल थ्राइस में ज्यादा होगा, या फिर BOH 4 माइनस में ज्यादा होगा। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है ना। तो आप लोग सीधा सा वापस से यही चीज बोलोगे, सर इसमें क्योंकि बैक बॉन्डिंग है तो ये जो बॉन्ड है इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, एक एडिशनल पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, इस वजह से यहां पर आपका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो सर जस्ट इसका ऑपोजिट आप लिख सकते हो बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना, जस्ट इसका ऑपोजिट आप लिख सकते हो बॉन्ड लेंथ, है ना सर। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा। क्लियर है, मेरी बात आपको समझ में आ गई है ना, ये वाली चीज है, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ जी, इसको भी नोट कर लीजिए एग्जाम्पल को, फिर आगे चलेंगे भाई। हाँ जी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कीजिए, नोट कीजिए। बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा, बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा। अच्छा, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो ऑब्वियस सी बात है बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, एक ही बात है, ठीक है, कर लिया नोट। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था पहला इफेक्ट। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और अच्छा ये क्वेश्चन था ना, ये तो क्वेश्चन था भाई, अरे ये तो मैंने करवा दिया ये तो क्वेश्चन था। डन डन, इसको हम लोग कर चुके हैं, इसको कर चुके हैं भैया, डन डन हो गया। पिछले वाले पेज पे, पिछले पेज पे हो चुका है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कल कमेंट करेंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन तो आपने करवाया ही नहीं, सर ये तो छोड़ दिया आपने क्वेश्चन, है ना। तो उन बच्चों के लिए है कि पिछले पेज में हो चुका है, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, है ना। हो सकता है बहुत सारे लोगों को डाउट हो, सर ये क्वेश्चन आपने करवाया, मतलब क्या बात कर रहे हो, मैंने लिख दिया बेटा पिछले पेज पे, तो एक बार आप थोड़ा सा कष्ट उठा के देख लें, है ना, है ना, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद जो बेटा सेकंड इफेक्ट है, सेकंड इफेक्ट भी बहुत जबरदस्त है, बहुत आसान है, लिखता है इट डिक्रीजेस द लुईस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द एक्सेप्टर एटम। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, जो लुईस एसिड का काम होता है वो क्या होता है, जल्दी से बताइए। यस, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, है ना, 3-4 बार बता चुका हूं पहले भी, एक बार फिर देख लेते हैं। लुईस एसिड का काम क्या होता है सर, इसका काम होता है सर, ये भूखा रहता है हमेशा, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी। यस, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा लेता रहता है सर, इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा वो उतना ही अच्छा इलेक्ट्रॉन आपका लुईस एसिड होगा। तो अगर मान लो आपसे कंपेयर किया जाए,
है ना, कंपैरिजन करने को बोला गया है BF3, है ना, BCl3, BBr3 और BI3। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया इनके लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ, तो आप लोग सिंपल सा है ना, सिंपल सा फंडा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल चीज है ना, ध्यान रखो। आप बोलोगे सर बोरोन है, फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है, इधर फ्लोरीन है, ठीक है ना। सर बोरोन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो कौन सा है, 2p, और फ्लोरीन का जो लोन पेयर है वो भी किसमें रखा है, 2p में। तो सर यहां पर जो बैक बॉन्डिंग हो रही है ना सर, बहुत बढ़िया बैक बॉन्डिंग हो रही है सर, 2p पाए बैक बॉन्डिंग हो रही है ना। तो यहां पर फ्लोरीन अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे रहा है अच्छा खासा। बोरोन जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, है ना, बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन फ्लोरीन इसको अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर दे पा रहा है। अब आ जाओ आप यहां पर BCl3 की बात कर लो। सर BCl3 में देखो चक्कर क्या है दादा, एक बात देखो, बोरोन का जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, बोरोन का वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा है, 2p, लेकिन क्लोरीन का जो लोन पेयर है वो किसमें रखा है, 3p में। तो सर यहां पर जो बैक बॉन्डिंग है वो कौन सी है, 2p पाए 3p पाए है। बोलो बोलो, मेरी बात समझ गए आप लोग आप। और अगर मान लो यहां पर अगर आप बैक बॉन्डिंग, हालांकि बहुत कम इफेक्टिव है, लेकिन फिर भी अगर बात करोगे तो वो होगी 2p पाए 4p पाए। यहां पर ये वाले ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, कौन कौन से, 2p और 4p ऑर्बिटल। और यहां पर कौन से करेंगे सर, यहां करेंगे 2p और 5p। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है दादा, यस हाँ ना बोलो, यहां तक समझ में आ रही, अरे बोलो ना, है ना, है ना, है ना, है ना, यस। अच्छा तो सर देखो यहां एक छोटा सा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो आपको ना, मतलब आपको किसी काम के लिए 5,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, है ना, किसी काम के लिए 5,000 रुपए की जरूरत पड़ गई, तो सबसे पहले आप पैसा किससे मांगोगे, आप मांगोगे अपना जो अच्छा यार दोस्त होगा उससे, है ना, अपने घर वालों से। भाई जिसको आप जानते भी नहीं हो उससे तो पैसा मांगने की टेंडेंसी आपकी कम होगी ना, है ना। अगर मान लो आपको परिवार में आपका दोस्त ही आपको पैसा दे दे तो आपकी किसी और से मांगने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, है ना, आपकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन को पैसा मांगो, इलेक्ट्रॉन को क्या मानो, पैसा मानो, यस। तो आपको अपने परिवार से पैसा मिल रहा है तो आप बाहर वाले से पैसा नहीं लोगे, मतलब आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, है ना, तो आपकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। वैसे ही बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था तो बोरोन की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी थी, ये किसी से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा था, लेकिन फ्लोरीन इसको बोलता है कि यार अपनी दोनों की साइज तो सिमिलर है, सिमिलर साइज की वजह से इस फ्लोरीन का इस बोरोन को इलेक्ट्रॉन देना काफी आसान है, काफी इजी है, सिमिलर साइज है, ओवरलैपिंग बहुत इफेक्टिव होगी। तो बोरोन को इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से मिल चुका है, अगर फ्लोरीन से मिल गया तो इस बोरोन की किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होगी। मेरी बात समझ में आई, अरे बोलो ना, किसी और से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की टेंडेंसी इसकी कम हो जाएगी। यस आप बोलोगे बैक बॉन्डिंग की वजह से BF3 का लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया। मेरी बात समझ में आई क्या, यस 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 बोलो, हाँ ना बोलो ना यार, यस। अब क्लोरीन में भी बैक बॉन्डिंग हो तो रही है लेकिन ओवरलैपिंग इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी यहां थी। यहां पर इस क्लोरीन का जो 3p ऑर्बिटल उसकी साइज बढ़ चुकी है, यस साइज बढ़ गई तो ओवरलैपिंग थोड़ी वीक हो जाएगी, तो इस बोरोन को उतना इलेक्ट्रॉन नहीं मिल पाएगा क्लोरीन से जितना कि फ्लोरीन से मिल रहा था। तो अब इस बोरोन की किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या, यहां तो आयोडीन इसको बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, बोले चल भाग साला पैसा चाहिए तुझे, है तो ये आयोडीन इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, पैसा नहीं देगा, तो इस बोरोन की किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी, इसका लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, है ना। तो यहां पर इसमें बैक बॉन्डिंग सबसे ज्यादा थी तो इसका लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे कम था, इसी वजह से लिखा गया है इट डिक्रीजेस द लुईस एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द एक्सेप्टर एटम। क्लियर है क्या, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, यस 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 यस, मेरी बात तुम्हें समझ में आई दादा, बोलो बोलो जल्दी से। तो अगर मान लो आपसे कोई पूछे, है ना, कि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग किसमें जबरदस्त है ना, बैक बॉन्डिंग किसमें जबरदस्त है, और आपके सामने एग्जाम्पल दे दिया कौन सा, एक दे दिया बेटा BF3, एक दे दिया BCl3
एक दे दिया BBr3 और एक दे दिया Bi3। तो आप लोगों बोलो सर यहां पर 2p ओवरलैपिंग हो रही है, यहां पर 2p 3p ओवरलैपिंग हो रही है, यहां पर 2p 4p। जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा ओवरलैपिंग इफेक्टिव उतनी ही कम होती जाएगी, बैक बॉन्डिंग जो है उतनी ही वीक होती जाएगी। क्लियर? तो ये तो हो जाएगा एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। और अगर मान लो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते, बोलो बोलो, अगर मैं तुमसे पूछ लूं, ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जेई में, इसको हल्के में मत लेना। तुम लोग कहीं सोच लो कि ये तो सब समझ में आ रहा है तो ये तो बहुत आसान होगा, है ना, ये और इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे समझ कैसे आ सकता है ना, इतना इतना आसानी से मुझे समझ में आ गया, मतलब ये तो जेई में नहीं पूछा जा सकता, है ना। तो हमेशा ध्यान रखो जो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ होता है ना, लुईस एसिड कैरेक्टर, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? बैक बॉन्डिंग के। क्लियर है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? बैक बॉन्डिंग के। बैक बॉन्डिंग ज्यादा तो लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? इसको नोट कर लेना, और अगर नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट कीजिए, फटाफट से नोट कीजिए। यस यस, बेइज्जती किसकी? देखो सीधी सी बात है, हमेशा लाइफ में एक चीज ध्यान रखो, ठंड और बेइज्जती जितनी फील करोगे ना उतनी ही ज्यादा लगेगी, है ना, इस बात को हमेशा याद रखो। तो जब फील ही नहीं करोगे तो बेइज्जती नहीं होगी, है ना, गोल्डन वर्ड्स हैं ये। हाँ तो बेशरम बन जाओ कि हमारी बेइज्जती कोई कर ही नहीं सकता, है ना। हाँ जी, नोट हो गया? डन डन। अरे बोलो, लो जिसने पिछला वाला पेज पे नहीं लिखा था वो उनके लिए पिछला वाला पेज ये रहा। हाँ, जो लोग पिछला वाला पेज नहीं लिखे हैं उन लोगों के लिए है, नोट कर लो, नोट कर लो। हाँ हाँ हाँ, एक्सपीरियंस बिल्कुल, एकदम एक्सपीरियंस तो भाई भर भर के टपक रहा एक्सपीरियंस, है ना। हो गया हो गया हो गया, चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ये तो बात होगी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ की। अब हम लोग बात करेंगे लुईस बेसिक स्ट्रेंथ की। सर जो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ होती है सर वो भी डिक्रीज करती है, साला ये भी लफड़ा। देने वाला जो एटम है उसका लुईस बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, है ना। अब अगर आपको लुईस एसिड पता है, लुईस एसिड पता है तो लुईस बेस भी पता होगा। लुईस बेस क्या होता है? लुईस बेस बेटा ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, लुईस बेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। यस, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। जैसे देखो एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं, NCH3 CH3 ये था, है ना, नाइट्रोजन का लोन पेयर है और यहां पर कोई बैक बॉन्डिंग नहीं है। यस, नो बैक बॉन्डिंग, ठीक है। और यहां पर देखो NSiH3, सर यहां पर बैक बॉन्डिंग थी, हम लोगों ने लिखा था नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, सर यहां पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। अब सोचो भाई, यहां पर ये वाला जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये एकदम निठल्ला बैठा है नाइट्रोजन के पास। क्या कर रहा है? नाइट्रोजन के पास निठल्ला बैठा है, इसको कोई काम धाम नहीं है। तो नाइट्रोजन बोलेगा भाई तू घर पे एक दिन पड़ा ही रहता है, कुछ काम धाम कर ले, किसी का भला कर ले, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है बड़े आराम से। ऐसा लोन पेयर जो एकदम निठल्ला बैठा हो, जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो, उसको बोला जाता है लोकलाइज्ड लोन पेयर। क्या बोला जाता है उसको? लोकलाइज्ड लोन पेयर, ठीक है। अच्छा, अब इस लोन पेयर के पास जाओ, ये नाइट्रोजन पता है क्या बोलेगा? यार मेरे पास लोन पेयर तो है, लेकिन सर ये मेरा लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है किसके साथ? सिलिकॉन के साथ। ये दिख रहा है तुम्हें नाइट्रोजन के पास बैठा हुआ, लेकिन है नहीं एक्चुअली ऐसा। यस यस यस, अरे बोलो ना यार। दादा एक बात बता भाई, यहां तो बैक बॉन्डिंग है ना यार, तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये तो किसके साथ बैक बॉन्डिंग में होगा? सिलिकॉन के साथ। ये दिख रहा है तुम्हें निठल्ला, लेकिन निठल्ला है नहीं, ये तो सर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। यस यस, मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? तो ऐसा जो लोन पेयर है जो कि पहले से ही बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, क्या इस लोन पेयर को नाइट्रोजन डोनेट कर पाएगा किसी को? नाइट्रोजन बोलेगा नहीं, मेरे पास लोन पेयर है ही नहीं, मेरा लोन पेयर तो किसके पास गया हुआ है? सिलिकॉन के पास,
है ना। मेरा लोन पेयर तो इसके साथ किसमें इन्वॉल्व हो चुका है, बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो चुका है। दैट्स व्हाई ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा। मेरी बात तुम्हें समझ में, ये बोलेगा भाई ले जाओ मेरा इलेक्ट्रॉन, मेरे ऊपर वैसे भार बुढ़ा रहा है ना, मेरे ऊपर वैसे ही वजन है इसका, ले जाओ इसको जिसको ले जाना हो। तो ये बहुत अच्छा लुईस बेस है, ये उतना अच्छा लुईस बेस नहीं है। तो अगर तुमसे लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछे तो ये ऑर्डर हो जाएगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या? यस यस यस। अबे कौन से सुनील सर, कोई कह रहा है सुनील सर, क्या पढ़ाते हैं सुनील सर? हाँ है भाई, हाँ तो सर अगर ये ऑर्डर किसका है, ये ऑर्डर है लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का। किसका ऑर्डर है? लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का। तो तुम मेरे हिसाब से समझ चुके हो अब मेरी बात तुम्हें समझ में आ चुकी है मेरे हिसाब से। क्लियर है क्या? यस 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 क्लियर है ना। और ऐसा लोन पेयर जो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो, ऐसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो, ऐसे लोन पेयर को बोला जाता है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, है ना। बहुत तगड़ी कहानी है इसकी। इसको क्या बोला जाता है बेटा? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। इसको क्या बोला जाता है बेटा? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है दादा। अच्छा 10th क्लास में पढ़ाते हैं क्या? ओह ओके ओके, ठीक है। हाँ हो सकता है, मैं नहीं मिला उनसे शायद कभी। ठीक है, आ जाओ। हाँ तो इसको क्या बोला था बेटा? डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। तो अगर आपका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है तो उसका लुईस बेसिक स्ट्रेंथ में रोल बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये भी लिख सकते हो कि अगर आपकी बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, यस, तो लुईस बेसिक स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगा। बैक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लुईस बेसिक कैरेक्टर, या फिर उल्टा लिख दो, है ना। लुईस बेसिक कैरेक्टर, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्डिंग। बोलिए ना यार, दादा बोलना यार, सही है ना। तो ये समझ में तो आ रही है ना बात? ये बहुत बढ़िया बातें कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये बहुत प्यारी चीजें हैं यार, ये बहुत जबरदस्त चीज है, इसको समझना पड़ेगा आपको। यस, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नोट कीजिए इसको, और अगर नोट हो जाए तो डन लिखिए। अच्छा अगर ये चीज समझ में आ गई फिर तो ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, है ना। ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये लिखा है O CH3 होल थ्राइस और O SiH3 होल थ्राइस, है ना। तो आप बोलोगे सर यहां पर तो है बैक बॉन्डिंग, ठीक है सर, यहां पर कोई बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है, डिलोकलाइज्ड है। यहां पर ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है डिलोकलाइज्ड है, तो सर यहां पर दोनों लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है, लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा, है ना। लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा। क्लियर है? तो बेटा फटाफट से नोट कर लो, नोट हो जाए तो डन लिख दो, फिर आगे चलते हैं, है ना। लास्ट के बारे में, लास्ट एक और पढ़ेंगे, है ना, एक और इफेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट से नोट कीजिए। हाँ जी नोट कीजिए। हाँ जी नोट हो जाए तो डन लिख देना, डन लिख देना। यस, डन लिख देना बेटा। हो गया दादा? ठीक है जी, ठीक है, वेरी गुड, आगे चलो। और फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग में सबसे लास्ट इफेक्ट है ना। सबसे लास्ट इफेक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत शानदार है भाई, बहुत शानदार है यार, तुम्हें मजा आ जाएगा। कि जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल ईदर इंक्रीजेस और रिमेन्स द सेम बट नेवर डिक्रीजेस, है ना। बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड एंगल या तो बढ़ेगा या सेम रहेगा, लेकिन कभी भी बॉन्ड एंगल डिक्रीज नहीं करेगा। यस, कभी भी बॉन्ड एंगल डिक्रीज नहीं करेगा। या तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा या फिर बॉन्ड एंगल रिमेन सेम, कभी भी बॉन्ड एंगल डिक्रीज नहीं करेगा। आप बोलोगे सर रीजन दो, है ना। आप बोलोगे सर रीजन दो, अभी दे देते हैं भाई, अभी दे देते हैं। देखो
सुनो, एक मैंने एग्जांपल लिया है BF3, है ना, दो अलग अलग एग्जांपल लूंगा, उससे आपको सारी कहानी समझ में आएगी। एक मैंने एग्जांपल लिया है BF3 और मैं एक और एग्जांपल लेने वाला हूं जिसका नाम है ट्राइसिलाइलामाइन NSiH3 होल थ्राइस। सुनना मेरी बात गौर से, सुनना मेरी बात गौर से। देखो जी बेटा, पढ़ लो यार, पढ़ लो। बहुत सारे लोग फालतू की बकवास कर रहे हैं चैट में, है ना, है ना। ओ फालतू, अभी ना मेरा मूड नहीं है फालतू बोलने का, है ना। हाँ, कोई कह रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा, किसी को नहीं समझ आ रहा भाई, किसी को नहीं समझ आ रहा, सब बेवकूफ बना रहे हैं तुझे, सब ऐसे बैठे, तू भी ऐसे ही बैठा रहे, मस्त एकदम बढ़िया। मैंने बोला था ना, चद्दर उधर ले ले तान के एकदम सो जा यार, क्या कर रहा है मतलब। हाँ, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मैं पढ़ाई ऐसे रहा हूं, कैसे समझ आ सकता है ना। हाँ, तो तू टेंशन मत ले। ऐसा लग रहा होगा तुझे किसी और को समझ में आ रहा, साला मुझे नहीं समझ में आ रहा, चक्कर क्या है, सब ऐसे ही हैं, तेरे भाई हैं सब। हाँ, तू टेंशन मत ले, है ना। हाँ, आराम से मस्त। हाँ, हाँ, जब समझ में नहीं आ रहा तो आराम से निकल भाई, कुछ बढ़िया काम कर, इस टाइम को यूटिलाइज कर, है ना। यहां समझ नहीं आ रहा, इस टाइम को यूटिलाइज कर, कोई बढ़िया 2-4 रील्स देख इंस्टाग्राम पे, है ना, कोई 2-4 कमेंट कर किसी की रील्स पे, किसी का यार वो स्टेटस देख ले, है ना। और नहीं तो कम से कम यूट्यूब पे जाके सर्च तो कर ही सकता है ना कि 1 महीने में IIT दिल्ली कैसे जाएं, IIT कैसे क्रैक करें विद इन 15 डेज। बहुत सारी वीडियोज भी मिल जाएंगे तुझे, ये काम तो कर ही सकता है। यूटिलाइज कर भाई टाइम को, यार दोस्तों से बात ही कर ले, अरे चुगली कर ले यार किसी की, है ना। बोले वो, अरे वो तो, है ना। हाँ, तो यार मतलब क्या कर रहा है यहां, फालतू टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है अपना, पागल है। क्लास में केमिस्ट्री, है ना, एक तो IIT JEE, ऊपर से केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी साला इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। कुछ काम की नहीं है भाई, दैनिक जीवन में कहीं काम नहीं आएगी, मैं तुझे बता रहा हूं, कहीं पर भी नहीं काम आएगी। तेरी सेहत पे 1% फर्क नहीं पड़ना अगर तुझे बात नहीं समझ में आई तो, गारंटी, मेरी गारंटी, विश्वास कर ले मेरे ऊपर, कोई टेंशन नहीं है ना। तो आराम से यूटिलाइज कर इस टाइम को, है ना। हाँ ठीक है, चलो आओ, अब आओ। तो 2 एग्जांपल है आपके सामने, BF3 NSiH3 होल थ्राइस, है ना। अब देखो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे, हाँ ना, मुंह फुला लेंगे भाई, इतना नहीं, इतना फुला ले भले ही, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, है। बताओ, आओ। BF3 यह है बोरोन और यह है फ्लोरीन, ठीक है, ये भी है फ्लोरीन और ये भी है फ्लोरीन, ठीक है। तो बेटा यहां पर जो बोरोन है ना, यहां पर जो बोरोन है ना, मैं इसको कह सकता हूं ये है मेरा सेंट्रल एटम। ये क्या है बेटा, दिस इज योर सेंट्रल एटम। अरे हाँ ना बोलना, ये सेंट्रल एटम है। और जो फ्लोरीन है इसको मैं कह सकता हूं टर्मिनल एटम। ये क्या है बेटा, ये है टर्मिनल एटम। अरे बोलना यार। तो यहां पर देखो हो क्या रहा है, यहां पर देखो हो क्या रहा है, बोरोन के पास है वैकेंट ऑर्बिटल और जो फ्लोरीन है उसके पास है लोन पेयर। यस, उसके पास है लोन पेयर, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ये मुझे लग रहा है जिसने थम्स डाउन किया ना उसी ने बोला है, ये थम्स डाउन कर रहा है ना जो बार बार, उसी ने पूछा है ये क्वेश्चन। हाँ, अब उसको समझ में आ रहा, अब वो बेचारा, अब बेचारा बोल भी नहीं सकता खुल के कि ये क्वेश्चन मेरा था, वरना और ले लेंगी, जनता ले लेगी उसकी पकड़ के, है ना। हाँ, आओ। तो अब देखो यहां पर जो बैक बॉन्डिंग की डायरेक्शन है बेटा, बैक बॉन्डिंग की जो डायरेक्शन है ना वो कहां से कहां है। बैक बॉन्डिंग की जो डायरेक्शन है सर, यहां बैक बॉन्डिंग है और वो डायरेक्शन क्या है बैक बॉन्डिंग की, बैक बॉन्डिंग की डायरेक्शन है बेटा टर्मिनल एटम, टर्मिनल एटम से, टर्मिनल एटम से सेंट्रल एटम की तरफ। बैक बॉन्डिंग की डायरेक्शन क्या है, टर्मिनल एटम से सेंट्रल एटम की तरफ। यस, ऐसा ही है ना, टर्मिनल एटम से सेंट्रल एटम की तरफ बैक बॉन्डिंग हो रही है। क्लियर है, क्लियर है। तो इस केस में जो आपका बोरोन होगा, बोरोन होगा, ना तो इसके हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज आएगा, ना तो इसके हाइब्रिडाइजेशन में कोई चेंज आएगा, और ना ही इसके बॉन्ड एंगल में कोई चेंज आएगा, है ना। तो आपको बैक बॉन्डिंग गिननी नहीं है, आप बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट कंसीडर करो मत, भले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बोरोन है इसका हाइब्रिडाइजेशन आज भी sp2 रहेगा और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना रहेगा, 120 डिग्री रहेगा। ये मैं इसको लिखवा भी दूंगा, है ना, मैं इसको लिखवा भी दूंगा, तुम चिंता मत करना। तो क्या बोला है मैंने, जब भी बैक बॉन्डिंग की डायरेक्शन, अच्छे से याद कर लो बे, हाँ दादा अच्छे से सुनना कान खोल के, यस, और कसम खा लेना, भूलोगे नहीं, मेरी मत खाना, देखें, है ना। हाँ,
तो अगर बैक बॉन्डिंग की डायरेक्शन फ्रॉम टर्मिनल एटम टू सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन में और उसके बॉन्ड एंगल में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो सकता। अब इधर आइए, यहां पर क्या हो रहा है इसको आप अच्छे से समझो। यहां पर क्या हो रहा है बेटा, नाइट्रोजन है आपका सेंट्रल एटम, यस, इसके पास है लोन पेयर, है ना, यस यस। और ये देखो ये है SI, इसके पास 3H है ना, ये अलग हो गया। यहां पर इसका वैकेंट ऑर्बिटल, इसका वैकेंट ऑर्बिटल है कौन सा 3D, और इसका जो लोन पेयर है बेटा वो कहां रखा गया है, वो रखा गया है सर 2p में। तो यहां पर देखो जो बैक बॉन्डिंग की डायरेक्शन है, अच्छे से समझना यार बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर जो बैक बॉन्डिंग की डायरेक्शन है सर, बैक बॉन्डिंग की डायरेक्शन है फ्रॉम सेंट्रल एटम टू टर्मिनल एटम, सेंट्रल एटम टू टर्मिनल एटम, सेंट्रल एटम से टर्मिनल एटम की तरफ है। यस यस यस, मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है ना। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बाकी 2 SiH3 और हैं, उनको भी आप लिख सकते हो, कोई ये ना कह दे साहब ये आपने 2 SiH3 कहां लिख दिए, ये ऐसे पढ़े। अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन, है ना, आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हम लोग कहते थे भाई लोन पेयर और बॉन्ड पेयर गिन लो। अगर मान लो 3 लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर 3 आता है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, यस। अगर मान लो 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, अगर 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। यही कहते थे कि नहीं कहते थे, याद है ये चीज आप लोगों को? अच्छा, तो यहां पर देखो अगर मैं बॉन्ड पेयर गिनूं तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड, 3 तो है बॉन्ड पेयर, 1 है लोन पेयर। सर इलेक्ट्रॉन पेयर है 4, और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 होना चाहिए था। क्लियर, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए था, sp3। लेकिन सर ये वाला जो लोन पेयर है सर, ये लोन पेयर लोकलाइज्ड नहीं है सर, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। ये आपको दिख रहा है नाइट्रोजन के ऊपर, लेकिन एक्चुअली ये नाइट्रोजन के ऊपर है नहीं, ये तो बेचारा घूम रहा है किसके साथ, सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में, इस सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में, इस सिलिकॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में। सर ये इसके पास निठल्ला बैठा हुआ नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसा लोन पेयर जो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो, जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो, तो ऐसे लोन पेयर को कभी भी हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार पॉइंट है। यस, और अगर इसको आप इंक्लूड नहीं करोगे हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन में, तो आप लोग सिर्फ एक ही बात बोलोगे, सर ये 3 बॉन्ड पेयर बना रहा है, 3 बॉन्ड पेयर मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। ये देख रहे हो आप लोग। और अगर sp2 हो गया तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, sp3 में बॉन्ड एंगल 109 होता, sp2 में बॉन्ड एंगल 120 हो जा रहा है। कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। यस यस यस, है ना। तो जब भी आपका बैक बॉन्डिंग का डायरेक्शन सेंट्रल एटम से टर्मिनल एटम की तरफ होगा, तब आपके हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल में डिफरेंस आएगा, है ना। लेकिन अगर उल्टा है, टर्मिनल से सेंट्रल एटम की तरफ है, तब आपका जो सेंट्रल एटम है ना तो उसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा और ना ही उसका बॉन्ड एंगल चेंज होगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई क्या? यस यस यस। और ये दोनों पॉइंट मैं आपको लिखवा दूंगा, लेकिन वापस मैं बोल देता हूं, जो भी लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, जो भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, उसको कभी भी हाइब्रिडाइजेशन, जो भी लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा, उसको कभी भी हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना। बहुत शानदार पॉइंट है ना। ये सारी चीजें बेटा आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, है ना। इतना बढ़िया ढंग से आप नोट्स बना रहे हो, हर एक चीज आपके सामने लिखी गई है ना, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट्स हैं। और जो बच्चे शुरू से पढ़ रहे हैं ना इस टॉपिक को, जिनका कोई बैकलॉग नहीं है, जिन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ाई करी है ना, वो जब ऐसे टॉपिक समझते होंगे ना, तो इन्हें एकदम से खुशी सी होती होगी, यार उन्होंने कितनी जबरदस्त चीज है जो सीख ली है ना। यस यस, तो बेटा इसको नोट करो एक बार फटाफट से, डन लिखो, और फिर उसके बाद मैं आपको इसके बारे में लिखवा देता हूं, है ना। ये दोनों पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। क्लियर? बोलो। हाँ जी, नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। यस यस यस, नोट हो जाए तो डन लिखना बेटा, फिर आगे चलेंगे। अरे टर्मिनल एटम कैसे आइडेंटिफाई करें बताओ? जो नंबर में ज्यादा होता है वो टर्मिनल एटम होता है, जो नंबर में कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है, खत्म।
जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है वो जेंटल एटम होता है जनरली। जनरली यस, हो गया डन। अच्छा इसको लिख लो बेटा, फिर इस पॉइंट को लिखो, इस पॉइंट को लिखो। इफ डायरेक्शन ऑफ बैक बॉन्डिंग, अगर आपके बैक बॉन्डिंग की डायरेक्शन, इफ डायरेक्शन ऑफ बैक बॉन्डिंग, दो अलग अलग केस बन सकते हैं। क्या बन सकता है? पहला केस है फ्रॉम टर्मिनल एटम टू, फ्रॉम टर्मिनल एटम टू सेंट्रल एटम। यस, फ्रॉम टर्मिनल एटम टू सेंट्रल एटम। तो यहां पर क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल रिमेन सेम, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम, है ना, कोई बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट नहीं आएगा। बिना बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट किए ही आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है फ्रॉम सेंट्रल एटम टू टर्मिनल एटम, है ना, फ्रॉम सेंट्रल एटम टू टर्मिनल एटम, ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल एटम टू टर्मिनल एटम। या तो ये चीज देख लो, या फिर जो मैंने अभी आपको दूसरी चीज बताई ना, वो दूसरी चीज देख लो, है ना। फ्रॉम सेंट्रल एटम से टर्मिनल एटम की तरफ है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल चेंजेस, है ना, बॉन्ड एंगल में क्या हो जाएगा बेटा? चेंज आ जाएगा, है ना। या तो आप चाहो तो ये चीज देख सकते हो, है ना, या तो आप चाहो तो ये चीज देख सकते हो, या फिर नोट में, या फिर नोट में मैं एक और पॉइंट लिख रहा हूं, नोट में एक और पॉइंट लिख रहा हूं, द लोन पेयर, the lone pair which is involved, the lone pair which is involved in, the lone pair which is involved in resonance या फिर बैक बॉन्डिंग, दोनों में से कहीं पर भी इन्वॉल्व हो वाले, रेजोनेंस या फिर बैक बॉन्डिंग, is not included, is not included, is not included in the calculation of, in the calculation of इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, उसको इलेक्ट्रॉन पेयर की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना, या फिर ऐसे लिख दो, उसको हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करना, ठीक है ना। अगर ये वाला पॉइंट तुमने याद रख लिया ना भाई, ये पॉइंट ना तुम्हें इतना, मतलब तुम ऑर्गेनिक में तुम इतना याद करोगे ना, इस पॉइंट को इतना याद करोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा कि यार एक्चुअली तुमने क्या पढ़ा था और किस लेवल का तुमने पढ़ा है इनऑर्गेनिक, है ना। वो भले ही आज तुम्हें याद ना रहे, उस दिन तुम जरूर याद करोगे, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, समझ में आ गई? कोई क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा कि व्हाट इज प्रोटॉन एफिनिटी? बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से प्यार। और प्रोटॉन एफिनिटी मतलब प्रोटॉन से प्यार, H+ से प्यार, ठीक है, खत्म, यही तो चीज है, ठीक है। हाँ, लोन पेयर जो रेजोनेंस में या फिर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है ना, उसी को आप डिलोकलाइज लोन पेयर कहते हो, उसी को क्या बोलते हो? डिलोकलाइज लोन पेयर कहते हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। नोट कर लो बेटा, और अगर नोट हो गया तो डन लिख दो, फिर आगे चलते हैं। यस यस यस, नोट कर लो, और अगर नोट हो गया है तो फिर डन लिख दो, फिर हम लोग आगे चलते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हाँ जी, नोट हो गया तो डन लिख देना, नोट हो गया तो डन लिख देना। हो गया? डन 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 डन, पक्का पक्का पक्का। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो देखो इस पे जो जेई पे जो क्वेश्चन पूछा गया था ना, पता जेई में किस तरह क्वेश्चन है? जेई में क्वेश्चन पूछा गया NCH3 होल थ्राइस, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ और लोन पेयर और इसकी शेप बताओ। और दूसरा क्वेश्चन आया NSiH3 होल थ्राइस, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन बताओ और इसका भी बताइए शेप कैसा होगा। तो यहां पर देखो आप बोलोगे सर नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है? सर नाइट्रोजन 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, है ना। तो सर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा 4, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होते ही हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। और सर इसका जो ज्योमेट्री होगा वो कैसा हो जाएगा? जल्दी बोलो यार, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। सर उसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। और सर इसका जो शेप हो जाएगा, सर इसका शेप हो जाएगा, एक लोन पेयर है, इसकी वजह से ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। याद आया ये चीज? अरे VSEPR को याद करो,
है ना। और सर यहां पर देखो नाइट्रोजन का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, सर यहां पर बैक बॉन्डिंग है, तो अब आप सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करो, लोन पेयर इंक्लूड मत करो। सर यहां पर आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, इस तरह से ही कैलकुलेट करना है ना। ये कैलकुलेशन हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, वो लोन पेयर है लेकिन एक्चुअली बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बेटा sp2, और अगर sp2 हो गया तो आप बोलोगे ये ज्योमेट्री कैसी है, ट्राइगोनल प्लेनर है। कैसी है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर है। समझ में आ गई मेरी बात, है ना। लोन पेयर की वजह से ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, देखो इस तरह का CS3 CS3 और CS3, है ना। ये हम लोग सारा VCPR में पढ़ चुके, ये इस तरह का होगा, क्लियर, ये इस तरह का होगा। बोलो बोलो, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है बेटा, यस। अच्छा, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया ना तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और दूंगा, यस यस, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें और दूंगा, ठीक है, डन डन। अरे नोट कर लिया ना, नोट कर लिया ना। देखो भाई सीधी सी मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, केमिस्ट्री में जो सबसे मुश्किल टॉपिक होता है ना किसी भी टीचर के लिए पढ़ाना, किसी भी टीचर के लिए तो सबसे मुश्किल होता है ना, वो होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे के साथ एकदम पूरे क्लास में ना कनेक्ट बना के रखना वो बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारे लोगों को ये बोरियत सा लगने लगता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन मैं आपको गारंटी दे सकता हूं अगर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आया है और आपको इंटरेस्टिंग लगा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आपका पूरा केमिस्ट्री बहुत शानदार होने वाला है, इस बात की मेरी गारंटी है। मतलब आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है पूरा केमिस्ट्री, है ना, क्योंकि आपको इनऑर्गेनिक अच्छा लग रहा है। जनरली बच्चों को इनऑर्गेनिक वो अपने दिमाग में बैठा के रखते हैं कि साहब मतलब ये तो ऐसा होता है, इसमें तो रटना पड़ता है, इसमें तो ये करना पड़ता है, टीचर आएगा सिर्फ लिखवा देगा वापस चला जाएगा, है ना, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, है ना। आप लोगों को अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा लगा है कि मतलब यार एकदम जोरदार चीज है, तो इसका मतलब आपको पूरी केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। और वैसे बहुत हर तरह के लोग होते हैं ना यार, किसी को बोरियत फील होती है तो मैं तब उसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं, उस पर कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, हो सकता है उसका पीछे का बैकलॉग रहा हो, अच्छे से पढ़ाई ना करी हो, है ना, या फिर उसकी मेरे से एक्सपेक्टेशन कुछ बहुत ज्यादा हो कि मैं यहां पर बंदर की तरह कुछ उछल कूद करके उसको दिखाऊंगा, है ना, उल्टा सर नीचे करके पैर ऊपर करके पढ़ाऊंगा, है ना, पैर में अंगूठे के पैर में मार्कर डाल के पढ़ाऊंगा, उसकी कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशन रही होगी, है ना। और हो सकता है मैं उस एक्सपेक्टेशन पे खरा ना उतर पाया हो, तो इस वजह से हो सकता है उसको केमिस्ट्री बोरियत लगी हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है कि आपको बोरियत फील ना हो, है ना। हाँ आइए, एक और क्वेश्चन था बेटा, जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है, जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था H3BO3 के बारे में, है ना, H3BO3 की स्ट्रक्चर के बारे में, यस H3BO3 की स्ट्रक्चर के बारे में। देखो H3BO3 होता कैसे है, शक्ल उसकी दिखने में ऐसी होती है, मैंने अभी आपको बोला था ये ऐसा होता है BOH होल थ्राइस, ये रहा ऐसा होगा इस तरह से, है ना। तो ये है ऑक्सीजन, है ना, ये है ऑक्सीजन और ये है ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब देखो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना। बोरोन और ऑक्सीजन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है, यस दोनों का हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है, बोरोन का भी और ऑक्सीजन का भी। फटाफट से बता दो, जल्दी से बताओ, देखिए यस यस जल्दी से बताओ बेटा, यस 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 जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, हाँ जी हाँ जी, अरे पढ़ लो भाई, यस 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 जल्दी बोलो। देखो बोरोन वाले में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं रही होगी, आप बोलोगे सर बोरोन जो है ना उसके पास 3 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर का लफड़ा ही नहीं है, है ना, तो सर इसका हाइब्रिडाइजेशन तो कैसा है, sp2 है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। अब देखो जब ऑक्सीजन की बात आती है, ये क्वेश्चन बेटा जेई एडवांस में पूछा गया, है ना, ये क्वेश्चन जेई एडवांस में, मैं एग्जैक्ट ईयर तो मैं भूल रहा हूं, पता नहीं कौन से साल में था, लेकिन ये क्वेश्चन आया, हाँ। और ऑक्सीजन जो है पता है यहां पर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करेंगे, वो बोलेंगे सर ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन, सर इसके पास 2 तो बॉन्ड पेयर है और सर 2 ही लोन पेयर है ना, और सर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर है, इसका मतलब सर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गया और इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। ऐसा करते ही गलत हो जाएगा,
ऐसा करते ही गलत हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, गलत कैसे हो गया? मैं बोलूंगा मुन्ना मुन्ना एक बात बता, इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन का जो एक लोन पेयर है, वो तो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, वो तो बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। एक लोन पेयर ऑक्सीजन का बैक बॉन्डिंग में अगर इन्वॉल्व हो गया तो आप यहां दो लोन पेयर नहीं लिखोगे, आप बोलोगे सर दो बॉन्ड पेयर और एक ही लोन पेयर बचा है, एक ही लोन पेयर बचा सर। तो इस वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा सर, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 और ये करेक्ट है हाइब्रिडाइजेशन, sp3 गलत है। अरे समझे, दोनों का ही हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। दादा बोलना पड़ेगा, यस यस यस, इसको बोलना पड़ेगा भैया, है ना, यस यस यस, अरे बोलो ना, ठीक है। तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखो, है ना, आप चाहो तो ये टर्मिनल सेंट्रल ये वाली कहानी छोड़ के ये भी चीज ध्यान में रख सकते हो, है ना, ये भी चीज ध्यान में रखो कि अगर आपका लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, सिंपल इतना ध्यान रखो, अगर आपका लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो उसको हाइब्रिडाइजेशन की कैलकुलेशन में इंक्लूड मत करो, खत्म। आपका कभी भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है ना, ये मेरी गारंटी है। समझ में आ गई तुम्हें मेरी बात? क्लियर क्लियर, है ना, है ना, है ना, है ना, क्लियर। चलिए फिर आगे चलते हैं, चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलो जी, तो ये आपका होमवर्क है ना, ये एक बार आप होमवर्क देख लेना, है ना, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग कर लेना, अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, जो कि अपनी लास्ट क्लास होगी। एक और क्वेश्चन है, ये देखो, ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, ये देखो यही वाला क्वेश्चन रहा तुम्हारे सामने, है ना, यही रहा क्वेश्चन तुम्हारे सामने, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। और बस ये दो क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क है, ठीक है। आगे आ जाइए, यस आगे आ जाइए। अब हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिज बॉन्डिंग, है ना, अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, ब्रिज बॉन्डिंग की, ठीक है। अब ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं ना, मैं आपको वापस बोल दूं, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ब्रिज बॉन्ड मैंने पढ़ाया है, बैक बॉन्डिंग मैंने आपको पढ़ाई है, कल वाली क्लास में भी मैं आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। ये अगर आप स्टेट बोर्ड की बुक देखोगे, आपके एनसीईआरटी देखोगे, उसमें ये टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे काम में आएंगे, ठीक है ना। तो वो जो टॉपिक्स हैं उनको मैं इकट्ठा करके एक जगह पे पढ़ा रहा हूं। क्लियर क्लियर क्लियर, चलिए फिर, हाँ, तो ब्रिज बॉन्डिंग की हम लोग बात करने वाले हैं। ब्रिज बॉन्ड क्या होता है? देखो भैया, ब्रिज का काम क्या होता है, सिंपल सी कहानी समझो देसी लैंग्वेज में। ब्रिज का काम क्या होता है? ब्रिज का काम होता है दो लोगों को जोड़ना, है ना, एक से दूसरी जगह के बीच में उनको जोड़ना, दो पॉइंट्स हैं उनको आपस में जोड़ना, उसको बोला जाता है ब्रिज। तो ब्रिज बॉन्ड, इसका मतलब ऐसा बॉन्ड जो दो लोगों को आपस में जोड़ेगा किसी तीसरे एटम के थ्रू, है ना, दो लोगों को आपस में जोड़ेगा किसी तीसरे एटम के थ्रू। जैसे मान लो, ऐसे समझो, जैसे मान लो ए और बी, है ना, ये डायरेक्ट नहीं जुड़ रहे एक दूसरे के साथ, सी था, इसके थ्रू ये दोनों एटम जुड़े हुए हैं इस तरह से, है ना, सी के थ्रू ए और बी जुड़े हुए हैं इस तरह से। तो ऐसा जो बॉन्ड है उसको बोला जाएगा ब्रिज बॉन्ड। तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, यहां से लेके यहां तक, इस बॉन्ड को बोला जाता है ब्रिज बॉन्ड। और ये जो आपका एटम है ना सी, इसको बोला जाता है ब्रिजिंग एटम। इसको क्या बोला जाएगा? ब्रिजिंग एटम, है ना, क्योंकि जोड़ने वाला तो यही है ना, अरे ए और बी को जोड़ने वाला कौन है? सी है, इसी को बोला जाता है ब्रिजिंग एटम। ठीक है, समझ में आ गई? यस 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 यस, हाँ देखो जी, तो देखो यही पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है। एग्जाम्पल मैं दूंगा बाद में, है ना, एग्जाम्पल में दूंगा, लेकिन समझो पहले कि ब्रिजिंग का मतलब क्या है। लिखता है ब्रिज बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड विच कनेक्ट्स, जो क्या करता है बेटा, विच कनेक्ट्स टू एटम्स थ्रू ए थर्ड एटम। दो एटम को कनेक्ट करता है थ्रू ए थर्ड एटम विच इज नोन एज ब्रिजिंग एटम। उसको क्या बोला जाता है? ब्रिजिंग एटम बोला जाएगा। जो बीच वाला एटम रहा होगा उसको ब्रिजिंग एटम बोला जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात ये आती है कि सर ये एटम्स को ऐसे जुड़ने की जरूरत कहां पड़ गई भाई? बॉन्ड बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? भैया देखो, बॉन्ड तभी बनाता है, बॉन्ड मतलब या तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा। तो एक एटम होता है, जनरली ब्रिज बॉन्ड वहां देखा गया है जहां पर आपका एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। यह बॉन्ड कहां देखा गया है? कि जहां पर आपका एटम कैसा हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, और वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस तरह का बॉन्ड बनाता है। अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इस तरह का बॉन्ड बनाता है।
यस। अब कोई बोलेगा सर अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरी करनी है तो वो आपका वो भी बना सकता है, बैक बॉन्डिंग भी कर सकता है, लेकिन बैक बॉन्डिंग तो हर जगह तो हो नहीं सकती भाई। बैक बॉन्डिंग की तो स्पेसिफिक कंडीशंस है ना। बैक बॉन्डिंग की तो स्पेसिफिक कंडीशंस हैं कि भाई एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, दूसरे एटम के पास फिल्ड ऑर्बिटल होना जरूरी है। यस, तभी आपकी बैक बॉन्डिंग हो सकती है। लेकिन जहां पर बैक बॉन्डिंग नहीं होती, जनरली आपको ब्रिज बॉन्डिंग वहीं देखने को मिलेगी। जनरली बोल रहा हूं, इसका मतलब हो सकता है कुछ केसेस अलग भी हो। ठीक है, अच्छा तो देखो सेकेंड पॉइंट इसने लिखा है कि ब्रिज बॉन्ड इज जनरली फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वो जनरली इस बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। क्यों? इस बॉन्ड को बनाने से उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है वो मोमेंटरली थोड़े टाइम के लिए कम हो जाती है। ठीक है ना। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम की बात करूं, जनरली जो आपके ब्रिज बॉन्ड बनाते हैं वो बेरिलियम बनाता है, आपका बोरोन बनाता है, एल्यूमिनियम बनाता है ना। जनरली ये वाले एटम्स होते हैं जो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे ब्रिज बॉन्डिंग में। लेकिन मैं फिर कह दूं, सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ ये क्राइटेरिया नहीं है कि भाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। कई बार बिना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी ब्रिज बॉन्ड बना लेता है। अभी हम लोग थोड़ी देर में बात कर ही लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, और अगर नोट हो जाए तो डन लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यस, नोट हो जाए तो डन लिखिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए चलिए, अच्छा डेफिशिएंसी क्या होती है बेटा? डेफिशिएंसी होती है कमी। बेटा आपको केमिस्ट्री की जरूरत नहीं है, आपको अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत है। हाँ, केमिस्ट्री तो मैं समझा ही दूंगा, अंग्रेजी नहीं समझा पाऊंगा। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बेटा? कमी होती है, कमी, है ना, कम होना, है ना। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, है ना। क्या नहीं होता? ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, ओके। चलिए फिर, तो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। देखो, सबसे पहले इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देने वाला हूं, और यही वाला एग्जाम्पल होता है जो सबसे ज्यादा पूछा गया है जेईई में आज तक। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन अगर बैकबोन इससे ब्रिज बॉन्ड से पूछा गया तो इस एग्जांपल से पूछा गया, है ना। और जनरली यही वाला एग्जांपल है जो आपके एनसीईआरटी में है और जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आइए देखो, एक कंपाउंड होता है B2H6। इस B2H6 का नाम है डाइबोरेन। क्या नाम है बेटा? डाइबोरेन। डाई मतलब दो, बोरेन मतलब बोरेन, दो बोरेन। क्या मतलब है सर? देखो, ये होता क्या है, BH3 जो होता है ना, BH3 बोरोन का हाइड्राइड होता है बेटा। बोरोन की वैलेंसी 3 होती है, तो BH3 होता है। BH3 को बोला जाता है बोरेन। क्या बोला जाता है? BH3 को बोरेन। यस, आपके दो BH3 आपस में मिले, दो BH3 आपस में मिले और क्या बना दिया? B2H6 बना दिया। इसका नाम बन गया डाइबोरेन। दो BH3 आपस में मिले थे, इसलिए इसको मैं डाइमर भी लिख सकता हूं। डाइ मतलब दो और मर मतलब यूनिट। अरे मर मतलब वो वाला मर नहीं, है ना। क्या? मर मतलब यूनिट। तो B2H6 जो है उसमें दो यूनिट है। कौन कौन सी? BH3 की दो यूनिट्स है। दो BH3 आपस में मिले हुए हैं, है ना। क्या बन गया? डाइमर बन गया। दो दो जिस्म एक जान, है ना, वो है ये चीज। सुना आप लोगों ने? दो जिस्म एक जान, दो BH3 आपस में मिलकर B2H6 बन गया, डाइबोरेन बन गया। क्लियर? वेरी गुड। हाँ, पॉलीमर वाला डाइमर, यस, यही वाला डाइमर। क्या बात, बहुत बढ़िया। अब देखो सर ये कैसे बना है, इसको आप अच्छे से समझना। देखो, ये ब्रिज बॉन्ड थोड़ा सा अलग तरह का बॉन्ड होता है, स्पेशल तरीके का बॉन्ड होता है। तो जो है उसको उसी तरह से मानना आपको, हाँ, कि ऐसा हुआ होगा। बिल्कुल सही। आइए देखिए, आइए देखिए, होता क्या है, जो BH3 होता है ना, शक्ल दिखने में उसकी ऐसी है, मान लो B H H और यहां पर है एक H। ठीक है, बहुत बढ़िया। और वैसे ही एक और BH3 था बेटा, डाइमर बना है ना, तो ये रहा BH, एक H यहां रहा और एक H यहां रहा। क्लियर है? हां, अच्छे समझना बेटा। एक H यहां पर है। अब देखो हुआ क्या, ये जो बोरोन है, क्या इसमें बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट है? आप बोलोगे सर बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सर इसने तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रखे हैं। सर इसका ऑक्टेट जो है
वो कंप्लीट नहीं है। वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है सर। इसके इस बोरोन के पास क्या प्रेजेंट है? एक खाली ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इस बोरोन के पास भी क्या प्रेजेंट है? एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो आपका जो बोरोन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम है। हाँ ना बोलना पड़ेगा, क्या ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? सर बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अब समझना क्या हुआ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी पूरा करने के लिए तड़प रहा है, ये तड़प रहा है अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। अब इसकी तड़प कैसे मिटेगी? वैसे ना तड़प मिटाना बहुत मुश्किल काम होता है। आप में से भी हैं कई लोग जिनको तड़प रहती है, किसकी? स्पैमिंग करने की, है ना। वो तड़प बहुत मुश्किल से मिट पाती है, लेकिन ठीक है, कई वो लपेटे में आ जाते हैं, है ना, फिर मिट जाती है उनकी, कई लोगों की। कई लोग बीच बीच में चिपका भी देते हैं, है ना, बोले कि कौन देखेगा, सर तो एनी टाइम स्क्रीन पे देखने से रहे। हाँ, तो देखो अब होता क्या है, हुआ क्या, इसका ये जो ऑर्बिटल है, यस, और ये जो ऑर्बिटल है, ये वाला, ये जो ऑर्बिटल है, ये वाला, ये ऑर्बिटल आपस में ऐसे मानो कि एक तरह से इंटरमिक्स हो जाते हैं। ये ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर लेते हैं। क्या हो जाता है? ये जो ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल जो बोरोन के पास प्रेजेंट है, ये ऑर्बिटल्स आपस में क्या कर जाते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं बेटा? ओवरलैप कर जाते हैं। और इस ओवरलैपिंग के बाद, अब इस ओवरलैपिंग को समझना आप लोग अच्छे से, है ना। इस ओवरलैपिंग में हो क्या रहा है? इस ओवरलैपिंग में हो क्या रहा है? ये 3 एटम इन्वॉल्व है। यस, ये देखो, ये 3 एटम इन्वॉल्व है, और यहां पर भी ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं बेटा। यहां पर भी ये 3 एटम इन्वॉल्व है। दिख रहा है आप लोगों को? ये थोड़ा अलग सा है बेटा, ध्यान रखना। यहां पर टोटल 3 एटम है, 1 2 3। ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये वाले, इस बॉन्ड की बात हो रही है, जिस बॉन्ड में 3 एटम्स का इन्वॉल्वमेंट है। कितने का इन्वॉल्वमेंट है? 3 एटम्स का इन्वॉल्वमेंट है। यही जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को बोला है आपने ब्रिज बॉन्ड। इसी बॉन्ड को क्या नाम दिया बेटा? इसी को नाम दिया है आपने ब्रिज बॉन्ड। ये जो ब्रिज बॉन्ड है, इसमें ये वाला जो हाइड्रोजन है, दिस इज योर ब्रिजिंग एटम। आपका ये वाला बोरोन और ये वाला बोरोन आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहा है। किस हाइड्रोजन के थ्रू? इस हाइड्रोजन के थ्रू, इस हाइड्रोजन के थ्रू। ये वाला जो हाइड्रोजन है, दिस इज योर ब्रिजिंग हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हो आप? ब्रिजिंग हाइड्रोजन। और ये वाला जो हाइड्रोजन है, इनको बोला जाता है टर्मिनल हाइड्रोजन्स। मेरी बात समझ में आ रही है? यस, दिस इज नोन एज ब्रिज बॉन्ड, जो इस तरह से एटम्स को जोड़ेगा। बनने के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है? ड्राइविंग फोर्स क्या है कि बोरोन जो था वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इस वजह से इस तरह की ओवरलैपिंग हुई है। अब यही बॉन्ड ब्रिज बॉन्ड है। और देखो, ये वाला जो बॉन्ड है ना बेटा, इसकी जो शक्ल होती है ना, बनाना जैसी होती है। इस बॉन्ड की शक्ल कैसी होती है? बनाना जैसी दिखती है। इसी वजह से इस बॉन्ड को और क्या नाम दिया गया है? इस बॉन्ड को बनाना बॉन्ड दिया गया नाम। इस बॉन्ड को बनाना बॉन्ड नाम दिया गया। हालांकि हर ब्रिज बॉन्ड बनाना बॉन्ड नहीं होता, हर एक ब्रिज बॉन्ड बनाना बॉन्ड नहीं होता, लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है वो बनाना बॉन्ड है। ये वाला जो ब्रिज बॉन्ड है वो बनाना बॉन्ड है। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब एक चीज और देखो, मेरी बात अच्छे से सुनना भाई। बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो, इस बोरोन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले रखा है, एक यहां ले रखा है, एक यहां ले रखा है। वैसे ही इस वाले बोरोन ने 1 इलेक्ट्रॉन यहां काम में ले रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां काम में ले रखा है, 1 इलेक्ट्रॉन यहां काम में ले रखा है। यस, और ये वाला जो हाइड्रोजन है, इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मुझे एक बात बताइए, ये जो बनाना बॉन्ड बना है, ये जो ब्रिज बॉन्ड बना है, इस पूरे बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है? मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है दादा? मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है? ये वाला जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं? जल्दी बताइए दादा, जल्दी बताओ, फास्ट। ये वाला जो बॉन्ड है बनाना बॉन्ड, ये जो ब्रिज बॉन्ड है, उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? ये टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है? टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है? कुछ लोग लिख रहे हैं 6। अरे भैया, इतना भी ऑप्टिमिस्टिक मत बन रहो। 6 कहां से आ गए? 6 कहां से? हे भगवान! अरे मुन्ना, 3 इलेक्ट्रॉन कहां से आए तेरे पास? कि 3 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? देख, 1 इलेक्ट्रॉन तो ये वाला, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला। इस बॉन्ड में इस बोरोन ने तो कोई इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं। अरे मुन्ना, इस बॉन्ड में देख, इस बोरोन ने तो कोई इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं। इस बोरोन ने तो इस वाले बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दिया है, और इस वाले बॉन्ड में इस बोरोन ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया। मेरी बात तो ये समझ में आ रही है? देख बेटा,
एक इलेक्ट्रॉन ये रहा इस बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां है भाई? इस बॉन्ड में तो दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, और वैसे ही इस वाले बॉन्ड में भी एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीसरा कहां है? बाकी बोरोन ने ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इधर बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले रखे हैं। हाँ तो सर इसमें तो, इस वाले बॉन्ड में तो सिर्फ और सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट है। यस यस, इस वाले बॉन्ड में तो सर दो ही इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है। और सर इसमें टोटल एटम कितने हैं इस बॉन्ड में? एक एटम बोरोन, एक एटम हाइड्रोजन, एक एटम बोरोन। सर इस बॉन्ड में टोटल एटम तो है 3, टोटल एटम तो है 3 और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सिर्फ 2। तो इस बॉन्ड को सर 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है बेटा? 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहा जाता है। मेरे नाम आया। 3C का क्या मतलब है? 3C का मतलब है 3 सेंटर, है ना? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसको क्या बोला जाता है बेटा? 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 एटम 2 इलेक्ट्रॉन, 3 एटम 2 इलेक्ट्रॉन, है ना? और इसी वजह से इस वाले बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड भी आप कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों? क्योंकि भैया इस बॉन्ड में इस बोरोन ने तो कोई इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं, है ना? ये जो बॉन्ड था इसमें इस बोरोन ने तो कोई इलेक्ट्रॉन दिया ही नहीं। यस, इसी वजह से ये जो बॉन्ड है सर, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड का एग्जांपल है। और ये जो बॉन्ड है इसको आप ब्रिज बॉन्ड कह दो, इसको बनाना बॉन्ड कह दो, इसको 3C2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कह दो, बात एक ही है। सी का मतलब होता है सेंटर, एटम। कितने एटम है? यस यस, इसका मतलब क्या है? कितने एटम्स है। मेरी बात समझ में आई? अब देखो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला देखो, ये वाला, इस वाले बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक बोरोन का, एक हाइड्रोजन का। तो इस बॉन्ड को मैं बोलूंगा 2C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, है ना? ये तो नॉर्मल वाला बॉन्ड होता है सर। ऐसा तो हमेशा ही होता है कि सर जब भी एक बॉन्ड बनेगा उसमें दो एटम्स के बीच अगर एक बॉन्ड बनेगा तो दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना? तो 2 एटम है, एक इलेक्ट्रॉन है, 2C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही ये वाला भी 2C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये भी 2C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये भी 2C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है क्या? तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इन B2H6 कितने 2C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है और कितने 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है, जल्दी से बताइए। यस 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 यस, जल्दी बताइए। कितने 2C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है बेटा? अरे जल्दी बोलो सर। 2C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, देखो एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। सर 2C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो है 4 और 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना है? एक ऊपर एक नीचे। सर 3C 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है सिर्फ 2। यस 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 यस, समझ में आ गई मेरी बात? अरे बोलो, समझ में आ गई क्या आपको मेरी बात? फटाफट से इसको नोट करो, फटाफट से इसको नोट करो, फिर मैं आगे ले चलता हूं आप लोगों को। बेटा फटाफट से इसको नोट करो, फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा। फटाफट से नोट करो, फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा। हाँ जी, नोट हो जाए तो डन लिखना बेटा, अगर नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर मैं आपको आगे ले चलूंगा। यस 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 यस, हुआ क्या? हुआ लिख लिया पक्का? अबे टाइम सप नहीं हुआ भाई, आज तो पूरा ब्रिज बॉन्ड खत्म करवाना है। ब्रिज बॉन्ड खत्म करवा के ही दम लेंगे आज। 5 मिनट ऊपर हो 10 मिनट ऊपर हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना? ठीक है साहब, आगे चलो। देखो तो अब देखो इस स्ट्रक्चर को मैं अभी खत्म नहीं हुई है, B2H6 का स्ट्रक्चर खत्म नहीं हुआ, अब इस पे और हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा। तो देखो ये है कुछ ऐसा BBHH और ये है B, ये है आपका H, ये है आपका H, ये है B और ये है B, H और H। मेरा आपसे क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस बोरोन, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस बोरोन?
जल्दी से बताइए। आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, बोरोन है वो 4 बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, इसी वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, है ना, sp3 हो जाएगा। sp3 जैसे ही आपने बोला तो इसका मतलब ये है कि इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी बेटा, टेट्राहेड्रल होगी। और अगर टेट्राहेड्रल है तो बॉन्ड एंगल 109 का होता है, वैसे ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी। सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, सर ये एक प्लेन में नहीं होगा, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन जो होता है वो कभी भी एक प्लेन में नहीं रह सकता, है ना। यस यस, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी, और ये कैसा होगा बेटा, नॉन प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर होगा, इस बात को ध्यान रखें। अच्छा, अब नॉन प्लेनर पे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो क्या, एक्चुअली ये वाले जो एटम्स होते हैं ना, ये वाले हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोरोन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोरोन, ये वाले जो एटम्स होते हैं, ये सारे एटम्स एक प्लेन में प्रेजेंट होते हैं। मान लो, सुनना, अब अच्छे से समझना, अच्छे से समझना, अच्छे से। sp2 नहीं है बेटा, sp3 है। हाँ दादा, sp2 नहीं है, sp2 है। हाँ बेटा, भले ही बनाना बॉन्ड हो, कोई दिक्कत नहीं, भले ही बनाना बॉन्ड हो, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, sp3 होगा। अब समझना, मान लो ये जो बोर्ड है ना, इसको आप एक प्लेन मान लो, ये जो बोर्ड है ना, इसको क्या मान लो, एक प्लेन मान लो, है ना। तो आपका ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला बोरोन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये जो टोटल एटम्स हैं ये तो है इसी बोर्ड में, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो है प्लेन से बाहर, ऐसे यहां पर है हाइड्रोजन। मेरी बात तो मैं समझ रहे हो, sp2 नहीं बेटा, sp3 है। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहां पर है, देखो इस तरह से बॉन्ड बन रहा है, इस तरह से, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो है सर प्लेन के अंदर। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? यस 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 दादा, अरे इसको समझना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो एटम्स है ये तो है इसी बोर्ड में, इसी प्लेन में, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो प्लेन से बाहर, और ये वाला हाइड्रोजन है वो प्लेन के अंदर की तरफ है। मेरी बात तुम्हें समझ में आई? यस यस यस, इसी वजह से ये नॉन पोलर है, नॉन प्लेनर है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन, है ना। एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम्स हो सकते हैं, है ना, बताओ। देखिए, एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम्स हो सकते हैं? आप बोलोगे सर देखो 1 2 3 4 5 6, सर एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम आ सकते हैं? 6 एटम्स आ सकते हैं। क्लियर? 6 अबे 6 होंगे भाई। इस बोरोन को क्यों भूल गए तुम लोग? ये बोरोन भी तो होगा, 4 कैसे, 6 होंगे ना। एक हाइड्रोजन बोरोन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोरोन, हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसका? बॉन्ड लेंथ का, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बॉन्ड लेंथ, कौन कौन सी, किसकी बॉन्ड लेंथ? बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, जो कहां पर है? ब्रिज, ब्रिज बॉन्ड की बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि टर्मिनल बॉन्ड है ना। इनमें कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? समझ रहे हो ना, मतलब ये ब्रिज बॉन्ड की बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसकी बात हो रही है। वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये वाला हाइड्रोजन ब्रिज बॉन्ड वाला बीएच बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, या फिर ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये देखो ये जो टर्मिनल बॉन्ड्स हैं, ये जो टर्मिनल बॉन्ड्स है जो टर्मिनल पे हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। क्या लगता है आपको किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए? क्या लगता है आपको किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना चाहिए? आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, देखो ना सर, ये जो बॉन्ड है ना 3 एटम्स के बीच है, ये वाला बॉन्ड 2 ही एटम के बीच है, तो ये जो बॉन्ड होगा ये लंबा बॉन्ड होगा, है ना। ये बॉन्ड काफी लंबा बॉन्ड होगा, तो सिंपल सी बात है जो आपका ब्रिज बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, है ना। ये आप समझ सकते हो, बहुत ही आसान सी चीज है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखो, ये तो सबको पता होता है, अब समझना, अब बात आती है बॉन्ड एनर्जी, है ना। अब बात आती है बॉन्ड एनर्जी, कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत है, कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत है? एक तो बीएच ब्रिज बॉन्ड दिया है ना, एक आपसे बीएच टर्मिनल बॉन्ड दिया है, तो क्या लगता है आपको? हाँ जी, जल्दी से बताइए, कौन सा बॉन्ड है जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन से बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, कौन सा बॉन्ड ज्यादा मजबूत है? क्या लगता है? हाँ भाई, जल्दी से बताओ, क्या लगता है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो।
हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, जितने भी लोग बोल रहे हैं टर्मिनल की वो सारे के सारे गलत हैं। आज यहां पर सारा फेल हो चुका है जो हम लोगों ने पढ़ा है ना। हम लोग अभी तक ये पढ़ते आए हैं कि जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एनर्जी कम होगा, लेकिन आज कहानी बिल्कुल उल्टा हो चुकी है। बॉन्ड लेंथ भी ब्रिज बॉन्ड की ज्यादा है और बॉन्ड एनर्जी भी ब्रिज बॉन्ड की ज्यादा है। भाई साहब ये तो काम एकदम जबरदस्त हो गया, मतलब है ना। अब बात आती है सर ये कमाल कैसे हो गया, सर ये कैसे हो गया ये कमाल। देखो देखो सिंपल सी बात है, सुनो सुनो। ये वाले जो बॉन्ड है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, और इसको कितने एटम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितने न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, 3 न्यूक्लियस। भाई जो आपका ब्रिज बॉन्ड है उसमें कितने न्यूक्लियस है, 3, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन को 3 न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर मैं टर्मिनल बॉन्ड की बात करूं तो इसमें एटम्स कितने हैं, 2, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 2। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को 2 न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना दादा, ये ऐसा हुआ क्यों, उसका रीजन बता रहा हूं। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को 3 न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेंगे तो ज्यादा अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, और वहीं पर 2 इलेक्ट्रॉन को 2 ही न्यूक्लियस खींच रहे हैं, 2 ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन को 3 न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को 3 न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेंगे वो वाला बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, मजबूत होगा, मजबूत होगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? यस 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 यस, अरे बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो। ये रीजन है बेटा, ये रीजन है कि क्यों ब्रिज बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है ना। आप इसको लिख भी सकते हो कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, उसको 3 न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, उनको 2 ही न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहां पर 3 न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, है ना। और आप इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हो, एक और तरीके से भी समझ सकते हो कि अगर मान लो इस बॉन्ड को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है तो बस यहीं से तोड़ दो, एक ही बॉन्ड को टूटना है। लेकिन अगर मान लो आपको ब्रिज बॉन्ड को तोड़ना है तो इधर से भी तोड़ना पड़ेगा अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन इधर से भी तोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर 2 साइड से अट्रैक्शन तोड़ना पड़ रहा है, इस वजह से इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये लॉजिक है, सिंपल है ना। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी ध्यान में रख सकते हो। बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। यस, ये वो सारे क्वेश्चंस हैं, इसकी पूरी स्ट्रक्चर को हम लोग उधेड़ के रख रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, है ना। मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूं। और देखो बेटा, और देखो, मान लो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बॉन्ड है वो है θ1, और ये वाला जो बॉन्ड है वो है θ2। यस यस, θ1 कौन सा है, 2 ब्रिज बॉन्ड, सॉरी 2 टर्मिनल एटम्स के बीच का बॉन्ड, और ये θ2 कौन सा है, 2 ब्रिज बॉन्ड के बीच का एंगल। θ1 इज बॉन्ड एंगल बिटवीन 2 टर्मिनल बॉन्ड्स, θ2 इज बॉन्ड एंगल बिटवीन 2 ब्रिज बॉन्ड्स। क्या लगता है, आपका दिल क्या कहता है? यस यस यस, आपका दिल क्या कहता है, θ1 θ2 में से कौन बड़ा होना चाहिए? हाँ जी, θ1 θ2 में से कौन बड़ा होना चाहिए? θ1 θ2 में से कौन बड़ा होना चाहिए? हाँ, क्या लगता है, θ1 θ2 पक्का? अच्छा चलो इसका जवाब मत दो भी, आप मुझे ये जवाब दो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ना वो कौन से बॉन्ड में ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कौन से बॉन्ड में ज्यादा है? 2c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, या फिर 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ज्यादा है? ये बताओ, पहले इसका जवाब दो दादा। अरे फिर उसके बाद तुम्हें हर चीज का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। तुम पहले इस बात का जवाब दो, कौन से बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, 2c2 इलेक्ट्रॉन में या फिर 3c2 इलेक्ट्रॉन में? जल्दी बताओ, कौन से बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, 2c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में या फिर 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में? जल्दी बोलो, 2c2 इलेक्ट्रॉन में या 3c2 इलेक्ट्रॉन में? जल्दी बोलो यार, कौन से बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, कौन से बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा? आप लोग बोलोगे सर सिंपल सी बात है, यहां पर 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन, कम जगह पे 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर 3 एटम, 3 एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बहुत कम है सर। यस भाई, 3 एटम, ज्यादा बड़ी साइज में 2 इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी बहुत कम। यहां 2 ही एटम और 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बॉन्ड्स में ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी इन दोनों बॉन्ड में रिपल्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। तो आप कहोगे सर रिपल्शन इन बॉन्ड में ज्यादा है इन बॉन्ड के कंपैरिजन में, और अगर यहां रिपल्शन ज्यादा है तो ये बॉन्ड खुल जाएगा, ये बॉन्ड खुल जाएगा। आप लोग बोलोगे θ1 जो है वो θ2 से बड़ा है। देख रहे हो कितने प्यारे कॉन्सेप्ट है यार, इतना जबरदस्त कॉन्सेप्ट, इतनी प्यारी चीज पढ़ रहे हो तुम। कोई कैसे बोर हो सकता है, कोई किसी को कैसे नींद आ सकती है, कितना जबरदस्त चीज पढ़ रहे हो आप, हैं बोलो। हम लोगों ने यही तो पढ़ा है ना, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। यस, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा रिपल्शन। तो अब इन दोनों बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इनमें ज्यादा रिपल्शन होगा, तो बॉन्ड खुल जाएगा। इन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो रिपल्शन कम होगा, तो बॉन्ड ऐसे पड़ा रहेगा। यस 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 यस, समझ में आ गई मेरी बात, है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और देखो, एक चीज और देखो, ये वाला जो बॉन्ड है ना बेटा, इसको इस पूरे बॉन्ड को इसमें कौन सी ओवरलैपिंग हुई है? एक तो बोरोन का sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है ना, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और इस बोरोन का भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये तीन ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो कई जगह पे ना ऐसे भी लिखा हो सकता है sp3s sp3 ओवरलैपिंग, ऐसे भी लिखा हो सकता है। इसका मतलब समझना है हमें, हमने अभी पढ़ा बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, तो ये वाला ऑर्बिटल, ये वाला जो बॉन्ड है उसमें एक तो sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इसका इन्वॉल्व है, इसका 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और इसका भी sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ना, इसको sp3s sp3 ओवरलैपिंग भी कहा जाता है ना। इन दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? यस दादा, इसको नोट करो, इसको नोट करो, है ना। फिर मैं आपका 5 मिनट और लूंगा, बस 5 मिनट और लूंगा, है ना। अभी ब्रिज बॉन्ड पढ़ रहे ना, एक बार कंक्लूड करते हैं ना, इसको बीच में छोड़ के चले जाएंगे मजा नहीं आएगा। यस यस, है ना, इसको बीच में छोड़ेंगे मजा नहीं आएगा। एक बार इसको नोट करो, फटाफट से इसको नोट करो, फिर मैं आगे ले चलता हूं आपको। हाँ जी हाँ जी, फटाफट से बेटा नोट करो, बस 5 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। यस, हो गया हो गया हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं आपको जो छोटी छोटी चीज बताने जा रहा हूं ना, छोटी सी चीज ये है कि बेटा जो ब्रिज बॉन्ड होता है ना, जो आपका ब्रिज बॉन्ड होता है ना, वो दो तरह का होता है ना। ब्रिज बॉन्ड को आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो, ब्रिज बॉन्ड को आप दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हो। किस किस तरीके से? सबसे पहला होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड, है ना, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात करी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात करी है ना। जैसे ये वाला जो हमने लिखा था ना अभी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड मतलब 2c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यस, 2c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड। या फिर एक और होता है जिसको बोला था कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड होगा लेकिन आज जो ब्रिज की तरह काम करेगा वो कौन होगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। तो दूसरा कौन होता है? कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड। यस, ये कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड का एग्जांपल दूंगा और फिर मैं आपको क्लास छोड़ दूंगा आज वाली, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड जनरली ऐसी स्पीसीज बनाती हैं फॉर्म्ड बाय स्पीसीज हैविंग लोन पेयर, है ना, इन देयर वैलेंस शेल। जिनके वैलेंस शेल में क्या प्रेजेंट हो? जिनके वैलेंस शेल में लोन पेयर प्रेजेंट होता है वो जनरली ये बनाती है। एग्जांपल्स हैलोजन, जैसे आपका हैलोजन होता है ना, हैलोजन के पास क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली आपके जो हैलोजन्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड है ना, ये जनरली बनाते हैं हाइड्रोजन हो गया, यस, जैसे आपका मिथाइल ग्रुप हो गया, है ना। ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं ये जनरली आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो B2H6 का फॉर्मेशन पढ़ा था, B2H6 का फॉर्मेशन पढ़ा था, उसमें कौन सा बॉन्ड था? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड था, 3c2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड था। यस, क्या मेरी बात समझ में आई? बेटा टाइम मत देखो, बस 5 मिनट दे दो मुझे। यस यस, 5 मिनट दे दो, टाइम मत देखो, ठीक है ठीक है, ये नोट कर लिया। यस यस, मैं आपको सिर्फ, हाँ मैं आपको सिर्फ ये वाला एग्जांपल दूंगा, एक कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड का एग्जांपल दूंगा, फिर हम लोग क्लास छोड़ देंगे। फिर
बाकी अगली क्लास में हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है जी। आइए देखो, मैं आपको कोऑर्डिनेट ब्रिज बॉन्ड का एग्जांपल देता हूं, एक बहुत ही शानदार सा एग्जांपल है, उसका नाम है Al2Cl6। क्या लिख रहा हूं बेटा? Al2Cl6, Al2Cl6, ठीक है ना। ये बेटा Al2Cl6 क्या होता है सर? ये होता है डाइमर, किसका? डाइमर ऑफ AlCl3, है ना। ये क्या होता है बेटा? डाइमर होता है AlCl3 का। मतलब क्या हो गया? डाइमर का मतलब क्या हो गया कि दो AlCl3 आपस में मिलके क्या बना लेते हैं? Al2Cl6 बना लेते हैं, है ना। दो AlCl3 आपस में मिलके क्या बना लेते हैं बेटा? Al2Cl6 बना लेते हैं। ऑलराइट, अच्छा, ये जो Al2Cl6 होता है ना बेटा, कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? गैसियस स्टेट में। अब समझना, ये बहुत आसान है यार। देखो अभी तुम्हें एकदम एकदम जबरदस्त फील आएगी। तुमने पहला वाला एग्जांपल अच्छे से देख लिया ना, अब ये बहुत आसान लगेगा। देखो, ये है आपका एल्यूमिनियम, ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये है क्लोरीन। आप बोलोगे सर ये जो क्लोरीन है इसके पास क्या है? सर इसके पास लोन पेयर है। यस, बहुत बढ़िया। और देखो, जो दूसरा AlCl3 है उसको भी मैंने ऐसे बना दिया, है ना। दूसरा AlCl3 ये रहा, AlCl, और इसके पास एक क्लोरीन है। सर इसका भी, इसके पास भी क्या प्रेजेंट है? एक लोन पेयर प्रेजेंट है। अब समझना, अब मुझे एक बात बताओ, क्या क्या इस एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट है? आप बोलोगे नहीं सर, एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बना रहा है, वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसी वजह से इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है। क्लोरीन क्या करेगा? अपना लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में कोऑर्डिनेट कर देगा, बन गया बॉन्ड। और इधर से ये वाला क्लोरीन भी इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा। ये देखो, देख रहे हो दादा? तो ये जो बॉन्ड है बेटा, ये भी तो ब्रिज बॉन्ड ही है, ये भी तो ब्रिज बॉन्ड ही है। ये एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम दोनों को जोड़ रहा है, किस एटम के थ्रू? इस एटम के थ्रू। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये भी एक ब्रिज बॉन्ड है, लेकिन इस ब्रिज बॉन्ड में जो एक्चुअल बॉन्ड है वो कौन सा है? कोऑर्डिनेट है। इस बॉन्ड के ये वाला जो लोन पेयर है वो किसने दे दिया? क्लोरीन ने इस एल्यूमिनियम को दे दिया। ये वाला जो लोन पेयर था वो क्लोरीन ने इस एल्यूमिनियम को दे दिया, बन गया ब्रिज बॉन्ड। अरे बोलो दादा, बोलना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? यस, और वापस से वही केस हो जाएगा, वापस से वही केस हो जाएगा। एल्यूमिनियम जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया। sp3 हो गया तो ज्योमेट्री हो जाएगी टेट्राहेड्रल। और अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो सर ये भी कैसा होगा? सर ये भी नॉन प्लेनर हो जाएगा सर। यस, ये भी कैसा हो जाएगा? नॉन प्लेनर हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखो ये वाला जो बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड में तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का। सर ये वाला तो नॉर्मल 2s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना, जो हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, ये तो हम लोगों ने पढ़ाई है। सर ये वाला बॉन्ड 2s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये वाला भी 2s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। ये है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं? क्लोरीन ने। तो यहां पर भी क्लोरीन और एल्यूमिनियम दो एटम है, और कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला बॉन्ड भी कैसा है? 2s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना। ये भी 2s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये भी 2s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। ध्यान रखना, ध्यान रखना बेटा, ब्रिज बॉन्ड ये वाला है। दिस इज द ब्रिज बॉन्ड, दिस इज द ब्रिज बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड ब्रिज बॉन्ड नहीं है, ये वाला बॉन्ड भी ब्रिज बॉन्ड नहीं है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? यस दादा, एक बार बताओ, अरे समझ में आया क्या? हेलो हेलो हेलो, इधर इधर स्क्रीन पे भाई लोगों, ध्यान स्क्रीन पे यार। हाँ हाँ, ब्रिज बॉन्ड कौन सा है? ये वाला। ब्रिज बॉन्ड कौन सा है? ये वाला। क्या ये ब्रिज बॉन्ड है? नहीं। क्या ये ब्रिज बॉन्ड है? नहीं, है ना। अच्छा देखो, बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं, इस बॉन्ड को यहां से लेके यहां तक बोल देते हैं कि ये, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं? सर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, टोटल 3 एटम है और 4 इलेक्ट्रॉन है। टोटल 3 एटम है और 4 इलेक्ट्रॉन है। कह देते हैं सर इसको 3s4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कह दो। नहीं बेटा, ऐसा कोई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता दुनिया में। 3s4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कुछ नहीं होता। ये वाला 2s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये वाला 2s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, लेकिन ये वाला 2s2 इलेक्ट्रॉन ऐसा बॉन्ड है जो कोऑर्डिनेट है और ब्रिज का काम कर रहा है। दिस इज योर ब्रिज बॉन्ड, है ना। तो 3s4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं होता, कुछ नहीं होता। 2s2 इलेक्ट्रॉन और 3s2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? यस यस यस,
क्लियर है? सो दिस इज योर Al2Cl6 जिसमें इस तरह से ब्रिज बॉन्डिंग होती है, होती है, होती है। मेरी बात समझ गए क्या? यस 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 यस। और मैं बताऊं, ये वाला जो होता है ना बेटा, ये नॉन प्लेनर भी होता है और नॉन पोलर भी होता है। कैसा होता है? नॉन पोलर भी होता है ना। देखो नॉन पोलर कैसे होता है, इस क्लोरीन का इफेक्ट ये वाला क्लोरीन प्लेन से बाहर, ये वाला क्लोरीन प्लेन के अंदर, ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। और यहां पर 120, यहां पर 120, ऐसा ट्राइगोनल प्लेनर, ये सारा इसके इफेक्ट को ये वाले कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये कैसा होता है बेटा? नॉन पोलर होता है और नॉन प्लेनर भी होता है। ठीक है ना? तो आप चाहो तो ये नॉन पोलर वाली चीज हटा दो, है ना, फालतू कंफ्यूज करेगी आपको। नॉन प्लेनर तक ध्यान रखो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, है ना। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, होमवर्क में ट्राई करना, होमवर्क में ट्राई करना कि ये क्या आप लोग वो वाला एग्जांपल्स बना पाते हो क्या। BeH2 इसको बनाने की कोशिश करना, Al2CS3 इसको बनाने की कोशिश करना, BeCl2 इसको बनाने की कोशिश करना, है ना। और क्या बनाओगे? बस इतने बना लो ना, एक बार के लिए इतने बना लेना। BeCl2 होल ट्वाइस, है ना, BeCl2 होल ट्वाइस मतलब Be2Cl4, इसका ट्वाइस कर लो, है ना, Be2H4, है ना। ये एक बार के लिए बनाने की कोशिश करना, ठीक है, ये बनाने की कोशिश करना। बाकी अब हम लोग वापस मिलेंगे आपसे कब? ये वाले क्वेश्चन होमवर्क, हाँ ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो ना आप लोग होमवर्क, तो हाँ ये कर लो, ये कर लियो भाई, ये वाला कर लेना, होमवर्क है ना, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। और आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है सर जो क्लास में दिया है, ठीक है जी। और क्या है होमवर्क? और क्या है सर? आज के लिए डीपीपी भी मिलेगी, ठीक है। और आपको क्या करना है बेटा? मॉड्यूल भी सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए जी, बस तो चलिए जनाब, आप लोगों से विदा लेने का टाइम अब आ चुका है। आज ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का सेकंड लास्ट लेक्चर था। अब आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी कल, और जो कल वाली जो मुलाकात होगी वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की लास्ट सेशन होगा, और एक बार के लिए इस समय भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा। फिर उसके बाद काफी दिनों बाद हम लोग आपस आपसे मिलेंगे, है ना। तो यूं मानो कि एक तरह से हमारा साथ थोड़े टाइम के लिए छूट जाएगा, है ना, कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग वापस मिलेंगे, ऐसी क्या बात है। इंसान आते रहते हैं जाते रहते हैं ना, दुख होता है इंसान को इधर उधर जाता है, तो लेकिन ठीक है ना, मिलेंगे हम लोग वापस कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो सारे लोग प्रिपेयर होके आना, जितना आज पढ़ा दिया उतना एकदम बढ़िया ढंग से रिवाइज करके आना, है ना। जो क्वेश्चंस दिए होमवर्क वो करके आना। कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स आपको मैं और बताऊंगा, जोरदार वाले, जिनको एकदम पढ़ के तुम्हें आएगा मजा, है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई लोगों। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें बेटा। काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।